फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कि आज के इस क्लास में हम लोग सीटीपी के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को आज के इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपका सीटीपी में बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है। अगर अभी तक आपने सीटीपी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको अपने एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलेगी, क्योंकि लगभग मैंने 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर एनालिसिस करने के बाद ही आपकी एक कंप्लीट क्लास प्रिपेयर की है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर दो चीज़ें करनी है। एक तो इस क्लास को आपको अभी देख लेना है, इसके साथ साथ आपको अपने एग्ज़ाम के 3 से 4 दिन पहले एक बार इस क्लास को फिर से ज़रूर देख लेना है। ठीक है, ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीटीपी के पेड नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल की पॉइंट वाले नोट्स हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जिनको लगता है कि हम क्लासेस कवर नहीं कर पाएंगे, नोट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आप लोग नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास शुरू होता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। देखिए, जो बच्चे का विकास होता है कब से शुरू होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। ठीक है, तभी से उसका विकास शुरू होता है। इसलिए जो बच्चे की माँ होती है, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाने को दी जाती है ताकि बच्चे का विकास सही तरीके से हो पाए। तो विकास की शुरुआत कहाँ से होती है, माँ के गर्भ से ही होती है। और कब तक होती है, जीवन पर्यंत, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो सिंपल सा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था अगर हम बात करें तो इसमें जो बच्चा होता है वो 6 से लेकर के 12 साल तक का होता है। शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। और जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास। ठीक है, अव्यवस्थित होता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको विकास के बारे में पूछे, डेवलपमेंट के बारे में पूछे, तो विकास क्या होता है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। ठीक है, अव्यवस्थित नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है जब उसका जन्म होता है तो सबसे पहले बच्चा बैठना सीखता है, उसके बाद में रेंगना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद कहीं जा करके दौड़ना सीखता है। तो विकास क्या होता है, एक व्यवस्थित क्रम में होता है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ये बात तो यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है अव्यवस्थित है ना। इसके साथ साथ सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है, यानी कि हम इसका अनुमान लगा ही नहीं सकते। तो ये बात कहना भी यहाँ पर गलत है। विकास का कुछ हद तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि कुछ हद तक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि शुरू से ही बहुत तेज तर्राक होते हैं, तो हम उनके बारे में क्या कहते हैं, हाँ ये बच्चा जो है आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा। तो हम क्या कर पा रहे हैं, कुछ हद तक अनुमान लगा पा रहे हैं बच्चे के बारे में, है ना। तो विकास क्या होता है, पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है, ये बात कहना गलत है। कुछ हद तक प्रत्याशित होता है, यानी कि कुछ हद तक हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये भी गलत है, एक आयामी होता है। देखिए, जब भी विकास की बात हो तो विकास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है, एक आयामी नहीं होता है। कई पक्षों में हमारा विकास होता है। हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है, एक आयामी नहीं होता है। तो ये भी गलत है। गतिशील है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा डेवलपमेंट है ये क्या होता है, डायनेमिक होता है, समय के साथ चेंज होते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। विकास व्यवस्थित होता है, विकास का कुछ हद तक हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, विकास मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इसके साथ साथ विकास क्या होता है, गतिशील होता है। ठीक है, समय के साथ हमारे अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विकास एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डैश के समय से होती है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया कि विकास की शुरुआत कब से होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत कब से होती है, माँ के गर्भ से होती है, गर्भधारण से होती है। और ये कैसी प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। इसकी शुरुआत जन्म से होती है, जन्म से नहीं होती, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी हमारा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। बचपन के दौरान नहीं, जीवन पर्यंत होने वाली निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए
उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हुआ था जो हमारा विकास होता है ये मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि बहुआयामी होता है, कई पक्षों में हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर विकास के पक्षों की बात करते हैं, विकास के आयाम की बात करते हैं। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसके कई सारे पक्ष होते हैं। एक तो होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, इसमें जो मोटर एक्टिविटी होती है यानी कि चलना फिरना दौड़ना है ना, ये सारी गतिविधियां किससे संबंधित होती हैं, हमारे शारीरिक विकास से। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट से। इसके साथ साथ हमारे मस्तिष्क का विकास यानी कि हमारे संज्ञान का विकास, हमारा बौद्धिक विकास किस तरीके से होता है, ये आपके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाता है। इसके साथ साथ होता है हमारा सामाजिक डेवलपमेंट यानी हम समाज में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। इसके साथ साथ हमारा होता है इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक विकास, जैसे कि गुस्सा करना हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं, है ना। तो हमारा कई पक्षों में विकास होता है यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसको आप PCSC के थ्रू याद रख सकते हैं। हालांकि आपके विकास के 3 ही पक्ष होते हैं यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल होता है। ठीक है, बट इसी के अंतर्गत आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी आ जाता है, तो हम लोग इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और ये विकास के चारों पक्ष क्या होते हैं, आपस में अंतः संबंधित होते हैं यानी कि इंटर रिलेटेड होते हैं। एक पक्ष क्या करता है, दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए जब कभी भी आपकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो उस समय क्या होता है, आप शारीरिक रूप से अच्छा फील नहीं करते और आपका जो दिमाग होता है, जो आपका मस्तिष्क होता है वो भी सही तरीके से काम नहीं करता, आप समाज में भी सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, आप इमोशनली रूप से भी अच्छा फील नहीं करते, है ना। तो एक पक्ष क्या कर रहा है, विकास के सभी पक्षों को प्रभावित कर रहा है। तो चारों के चारों पक्ष क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा, उसका सामाजिक विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा और उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं ये चीज़ उसी से रिलेट कर रही है कि जो विकास के पक्ष है क्या है, आपस में अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन की तरफ हम लोग यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, गलत हो सकता है। तो गलत तो ये कथन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। ठीक है, तो ये कथन तो पूरी तरीके से सही है ना। तो जहाँ जहाँ पर गलत दे रखा है वो ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। नहीं, इसलिए सही नहीं है, इसलिए सही क्योंकि विकास के जो चारों पक्ष हैं ये आपस में अंतर संबंधित है। अगर बच्चे का शारीरिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया तो उसके संज्ञान को भी प्रभावित करेगा, उसके सामाजिक विकास को भी प्रभावित करेगा, उसके इमोशनल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करेगा। इसलिए बच्चे का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो 3rd वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है हमें उसके बारे में बताना है। बच्चे अलग अलग दर गति पर विकास करते हैं, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। ठीक है, हर बच्चे के अंदर क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, और जो हर बच्चे के विकास की दर होती है यानी जो समय होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि 8 से 9 महीने में चलना भी सीख जाते हैं, बोलना भी सीख जाते हैं। ठीक है, बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि चलने बोलने में 1.5 से 2 साल तक का समय लग जाता है। तो जो विकास का समय होता है, जो दर होता है, ये क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर बच्चे में, हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो विकास की दर होती है क्या होती है, अलग अलग होती है सभी बच्चों में। विकास क्रमिक रूप से होता है, ये मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। जो बच्चा होता है उसका विकास कैसे होता है, एक व्यवस्थित क्रम में होता है, क्रमिक रूप से होता है। बच्चा बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद कहीं जाकर के दौड़ना सीखता है। तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि हमसे जो सही नहीं है उसके बारे में पूछा है। विकास अपेक्षा रूप से व्यवस्थित होता है, ये भी बात सही है, सेम वही बात दे रखी है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। विकास हमेशा अनियंत्रित होता है, नहीं, विकास क्या होता है, नियंत्रित प्रक्रिया है। ठीक है, जीवन प्रयत्न चलती रहती है, माँ की गर्भ से शुरू होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। तो विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, अनिरंतर नहीं होता है। तो यही बात गलत दे रखी है और यही आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थूल कौशल के बारे में पूछ रखा है। मैंने आप लोगों के साथ में फिजिकल डेवलपमेंट को डिस्कस किया था। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था जो हमारा शारीरिक विकास होता है इसके अंदर क्या आ जाता है, मोटर एक्टिविटी, यानी जो हम गतिविधियाँ करते हैं, जैसे चलते हैं, फिरते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आ जाती हैं। इसी को आपका दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो हो गया आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक हो गया फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, स्थूल गत्यात्मक कौशल, यानी कि जिसमें किसी कार्य को करने के लिए अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। जैसे जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, तो क्या करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारी बड़ी मसल्स, पूरी की पूरी पैरों की मसल्स यूज हो रही है, पूरी की पूरी हाथों की मसल्स यूज हो रही है ना। तो जब भी हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी बड़ी मसल्स का यूज करें तो यहाँ पर आपका होगा ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल। ठीक है, और इसका नाम क्या है, सूक्ष्म। फाइन का मतलब ये क्या होता है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो जब भी हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करें, छोटी मसल्स क्या होगी, आपकी जो हाथों की फिंगर्स होती है ना, जब आप कुछ लिखते हैं, जब कुछ उठाते हैं, तो क्या करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं। तो ये आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो चलिए इसी के बारे में पूछा है हमसे, ग्रॉस मोटर्स यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल के बारे में पूछा और इसका एक एग्जाम्पल पूछा है। ठीक है, एक पैर पर संतुलन करना बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि जब आप एक पैर पर संतुलन करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स, जो आपकी पूरी की पूरी पैरों की मसल्स है, उसका यूज कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स का, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का। और इसी के बारे में पूछ रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक मटर को उंगलियों से दबाना, उंगलियों की बात हो गई। ठीक है, तो उंगलियों यानी कि फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, किताब के पन्ने पलटना, तो जब आप किताब के पन्ने पलटते हैं तो क्या करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल है, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, पेंसिल पकड़ना, तो पेंसिल पकड़ते हैं, किससे पकड़ते हैं, आप अपनी उंगलियों से ही पकड़ते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करके ही पकड़ते हैं। तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन तो आपके फाइन मोटर स्किल्स के थे, है ना, यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के थे। बट यहाँ पर हमसे पूछा क्या था, स्थूल गत्यात्मक कौशल, यानी कि बड़ी मसल्स वाला पूछ रखा था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि जब हम दौड़ते हैं, चलते हैं, तो कौन सी मसल चूज होती है, हमारी बड़ी मसल्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई स्थूल गत्यात्मक कौशल। अगर हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करें, यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, तो बच्ची जो यहाँ पर पजल्स बना रही है, तो ये किसका यूज कर रही है, अपने फिंगर्स का यूज कर रही है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स का, यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। ठीक है, यानी जो भी हमारे अंदर चेंज होते हैं, जो भी हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, वो किस कारण से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, आनुवंशिकी और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर दे रखा है। देखिए, जितने भी हमारे अंदर चेंज आ रहे हैं वो किसके कारण से आते हैं, या तो हमारी हेरिडिटी, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिली है। ठीक है, या तो हम जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इन्हीं दोनों का परिणाम क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है। तो अगर आपसे पूछे कि जो हमारा डेवलपमेंट है ना, जो हमारा विकास है, किसके कारण से होता है, तो हमारी हेरिडिटी यानी कि हमारी आनुवंशिकता और हमारे वातावरण के कारण। ठीक है, या फिर जो हमारे अंदर चेंज आता है वो किसके कारण से होता है, तो भी हमारे आनुवंशिकता और वातावरण के कारण। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हमारा विकास होता है ये क्या होता है, हमारी आनुवंशिकता और हमारे वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक है, जोड़ नहीं होता है, गुणनफल होता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा, केवल यहाँ पर हेरिडिटी की बात हो रही है, नहीं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के कारण ही हमारे अंदर चेंज आते हैं। ठीक है, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यानी कि फिर से केवल इन्वायरमेंट की बात हो गई, नहीं, दोनों ही पक्ष होने चाहिए, न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक। यहाँ पर तो दोनों की ही बात नहीं की है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा गया है, 2 से 6 वर्ष तक की अवधि को क्या कहा जाता है, शिशुअवस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था। तो सिंपल सा है, 2 से 6 वर्ष तक की अवधि को क्या कहते हैं, प्रारंभिक बचपन, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, इसी को पूर्व बाल्यावस्था कह देंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रारंभिक बचपन होता है उसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। मध्य बचपन में जो बच्चा होता है वो 6 से लेकर के 11 साल तक का होता है। किशोरावस्था में जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। श्रेष्ठावस्था में जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। ठीक है, सिर्फ आपको ये 4 ही याद रखने हैं, इसके आगे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चारों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में विकास के प्रिंसिपल से, विकास के सिद्धांत से, ठीक है, जिसमें दो प्रिंसिपल आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या दे रखा है, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए जो विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत है, जो कि क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है यह सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। इसी को सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। शीर्षगामी, इसका नाम ही है शीर्षगामी, यानी कि सिर से पैर की तरफ, ठीक है। तो जब भी शीर्षगामी प्रिंसिपल आपसे पूछे, शीर्षगामी यानी कि सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल पूछे, तो उसमें जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा, सिर से पैर के अंगूठे की तरफ, यानी कि हेड टू टो होगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। और एक होता है आपका समीपस्थ दूराभिमुखी विकास का सिद्धांत, यानी कि प्रोक्सिमोडिस्टल, जो कि क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये बॉडी के सेंटर से शुरू होता है। जैसे कि हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ से हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है। उसके बाद में जो बाकी के अंग होते हैं उनका विकास होता है, ठीक है। तो जब शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ विकास की बात हो तो ये प्रिंसिपल आपका होगा समीपस्थ दूराभिमुखी, यानी कि प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। और जब सिर से पैर की तरफ बात हो तो होगा आपका शीर्षगामी सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रखा था शीर्षगामी सिद्धांत, तो क्या होगा, सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पैर से सिर की तरफ नहीं होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, तो ये गलत हो जाएगा। केंद्र से छोरों तक, वही जो मैंने आपको बताया समीपस्थ दूराभिमुखी विकास का सिद्धांत, यानी कि प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, जो कि क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है बॉडी के सेंटर से बाहरी भाग की तरफ होता है, ठीक है। तो इसके बारे में तो पूछ नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पर सीधे रखा है शीर्षगामी सिद्धांत। बाहर से केंद्र की ओर, बाहर से केंद्र की ओर नहीं होता है, केंद्र से बाहरी भाग की तरफ होता है, ठीक है। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, केंद्र से कैसे हो रहा है, बाहरी भाग की तरफ होता है, ठीक है। तो ये दो प्रिंसिपल आपको ध्यान रखने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। नहीं, हम किसी बच्चे के बारे में ये नहीं बता सकते कि आगे चलकर उसका विकास किस डायरेक्शन में होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है। तो जो विकास की प्रकृति होती है वो जन्म के समय निर्धारित नहीं होती, ये बात कहना गलत है। ये डिपेंड करता है किस तरीके की उसको आनुवंशिकता मिली, किस तरीके का उसको इन्वायरमेंट मिला, ठीक है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैंने आप लोग को बताया था कि हर व्यक्ति में जो विकास की दर होती है क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये बात तो सही है। यहाँ पर पूछा था कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यही वाला नहीं था, फर्स्ट ही वाला, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, वही मैंने बताया था कि विकास क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलता है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया, तो ये बात भी सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो जन्म से ही बोलना शुरू कर दे, जन्म से ही चलना शुरू कर दे, नहीं। विकास क्या होता है, समय के साथ अनफोल्ड होता है, जैसे जैसे बच्चे का विकास होता चला जाता है धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होने वाली प्रक्रिया, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो तीन ऑप्शन तो सही दे रखे थे, यानी जो सही नहीं था उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था और फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस किया वही पूछ रखा है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही आपका प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल पूछ रखा है, जो कि क्या कहता है कि बॉडी के सेंटर से शुरू होगा और बाहरी भाग की तरफ चलता है, ठीक है, यानी कि मध्य से बाहरी भाग की तरफ या फिर केंद्र से परिधियों की तरफ बोले, ठीक है। तो वही वाला आपका प्रिंसिपल होगा, ठीक है। विकेंद्रित विकास का सिद्धांत नहीं, मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत, यानी कि बॉडी के मध्य से शुरू हो रहा है, बीच से शुरू हो रहा है, बाहरी भाग की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। यहाँ पर आपसे फाइन मोटर स्किल्स के बारे में पूछ रखा है। दोस्तों के साथ दौड़ना, तो इसमें हमारी बड़ी मसल्स यूज होगी, तो ये तो आपका ग्रॉस मोटर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। एक धागे में मोती पिरोना, तो जब बच्ची धागे में मोती पिरोती है तो किसका यूज करती है, अपनी फिंगर्स का यूज करती है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स का, यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सीढ़ियाँ चढ़ना, खरगोश की तरफ फुदकना, इसमें क्या होगी, आपकी बड़ी मसल्स यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, जब ये बच्ची धागे में मोती पिरो रही है तो किसका यूज करिए, अपने फिंगर्स का यूज करिए, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपके फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और इस बार जो आपका 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं यहीं से रिलेट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था। विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर्व्यक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास, देखिए संज्ञानात्मक विकास की जब भी बात होगी तो यहाँ पर जो दिमाग से रिलेटेड चीज़ें, जो मस्तिष्क से रिलेटेड चीज़ें, ये उसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे कि कल्पना करना हो गया, सोचना हो गया, तर्क करना हो गया, स्मृति हो गई हमारी, है ना। ये सारी की सारी आपके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएंगी, बट यहाँ पर इसकी तो बात हुई नहीं है, तो ये तो आपका नहीं होगा। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, ठीक है,
समाज में रहने के तौर तरीके, मूल्य, रवैया, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाएंगी। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात कर रखी है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत जो आपके संवेग होते हैं, जैसे कि हंसना हो गया, रोना हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें आपके संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएंगी। शारीरिक विकास के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया है, जो मोटर एक्टिविटी होती है, जैसे कि चलना, ठीक है, कुछ लिखना, जैसे कि ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, ये आपकी शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने अभी आप लोग साथ में डिस्कस की थी कि विकास क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है। सबसे पहली बात, विकास जन्म से होता ही नहीं है, माँ के गर्भ से होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक, फिर से वही बात आ गई, तो ये भी गलत। विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ते नहीं है, जो विकास के परिवर्तन होते हैं ये स्पायरल वे में चलते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है, सीधी रेखा में नहीं चलता, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्कूल की बच्चों के सामाजिकरण में क्या भूमिका होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो सामाजिकरण होता है इसके दो फैक्टर होते हैं। जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे का, इसके दो कारक होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। एक तो होता है आपका प्राथमिक कारक, ठीक है, प्राथमिक कारक के अंतर्गत हमेशा ही परिवार आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, जो द्वितीय कारक होता है, इसके अंतर्गत आपका स्कूल आ जाएगा, ठीक है, मीडिया आ जाएगा, समाज आ जाएगा, ठीक है, संस्कृति आ जाएगी। जितने भी फैक्टर होंगे परिवार के अलावा, वो सारे के सारे आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत यानी कि द्वितीय कारक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। प से क्या होगा आपका प्राथमिक कारक और प से क्या होगा परिवार। तो प्राथमिक कारक के अंतर्गत क्या आएगा परिवार, और जो द्वितीय कारक होता है इसके अंतर्गत आपका स्कूल, मीडिया, समाज और संस्कृति आ जाएगी, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर एक चीज़ को नहीं बताया, आस पड़ोस, ठीक है। देखिए, कभी कभी जो सीबीएसई वाले वो आस पड़ोस को प्राथमिक कारक के अंतर्गत काउंट कर लेते हैं, कभी कभी द्वितीय कारक के अंतर्गत, ठीक है। बट आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जब परिवार के साथ में आस पड़ोस दे रखा है तब आपका जाएगा प्राथमिक कारक के अंतर्गत, ठीक है। बट जो आस पड़ोस ये मीडिया, स्कूल, संस्कृति के साथ में दे रखा है तब वो जाएगा आपका द्वितीय कारक के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको ये 2 से 3 पॉइंट है जो कि ध्यान रखने हैं। यहाँ से सिर्फ आपके एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, स्कूल की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि स्कूल किसके अंतर्गत आ जाएगा, द्वितीय सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ तो प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है नहीं, प्राथमिक के अंदर क्या आएगा आपका परिवार आएगा, तो ये नहीं होगा। द्वितीय सामाजिकरण की संस्था है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। बाकी तृतीय सामाजिकरण की कोई संस्था नहीं होती है, सिर्फ पहला और दूसरा ही होता है, ठीक है, कोई भूमिका नहीं होती, नहीं इंपॉर्टेंट होता है स्कूल, ठीक है। तो ये बात आपके यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। देखिए, जो सामाजिकरण है ना, इसके कई सारे फैक्टर होते हैं, सिर्फ स्कूल में नहीं होता है। देखिए, जो ही वाले क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर करके आपके गलत होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, स्कूल में ही होता है, यानी सिर्फ एक ही पक्ष की बात की जा रही है, ठीक है। जबकि स्कूल के अलावा भी कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि परिवार होता है, मीडिया होता है, ठीक है, संस्कृति होती है, समाज होती है, वहाँ से भी बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण होता है, ठीक है। तो जो ही वाले आपके क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा ही गलत होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अजेशन तो आपका यहाँ पर गलत दे रखा है। स्कूल द्वितीयक सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है, ठीक है, एकमात्र संस्था नहीं होती है, बल्कि द्वितीयक सामाजिकरण के अंतर्गत आपकी मीडिया आती है, ठीक है, संस्कृति आती है, कई सारे फैक्टर होते हैं। तो स्कूल ही द्वितीयक सामाजिकरण की संस्था है, ये कहना यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही गलत है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में थोड़ा सा घुमा फिरा करके लैंग्वेज को पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करते चल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और एक सामाजिकरण से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया, ये कैसी प्रक्रिया है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया होती है, एक जटिल प्रक्रिया होती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। आपको ऑप्शन दे देखा कि सामाजिकरण की प्रक्रिया रेखीय होती है, नहीं रेखीय नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है रेखीय नहीं होती है, जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो सामाजिकरण है ये कैसा प्रोसेस है, जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इसके 2 फैक्टर है, प्राथमिक और द्वितीय, जिसके बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन बना भी हुआ है, सामाजिकरण एक डैश प्रक्रिया। तो कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें सामाजिकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। सरल प्रक्रिया नहीं होती, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन क्या दे रखा है, सह शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक लड़कों से कहता है कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की नहीं हो, इससे किसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा समाज है इसमें कई तरीके की ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित करती हैं, यानी कि रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करती है, जो पुरानी सोच, जो पुरानी विचारधारा है। जैसे कि कई बार कह दिया जाता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो उस रास्ते पर नहीं जाना है। ठीक है, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, एक स्टीरियोटाइप, एक पुरानी विचारधारा को ही प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए जो मेल और फीमेल होती है उनके साथ में भी बहुत सारी स्टीरियोटाइप से चीज़ें की जाती हैं। जैसे कि अगर कोई मेल है तो उसको कह दिया जाता है कि लड़के थोड़ी ना रोते हैं, है ना, यानी कि लड़के नहीं रोते, लड़कियां रोती हैं, है ना, रोने का काम लड़कियों का होता है, झाड़ू पोछा लड़कियां करती हैं, घर की देखभाल लड़कियां करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लड़के होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं किसको प्रदर्शित करती हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को। ठीक है, यहाँ पर कई बार देखिए जो लड़के होते हैं इनको ब्लू कलर से रिलेट कर दिया जाता है कि जो लड़के होते हैं इनको ब्लू कलर पसंद आता है, जो लड़कियाँ होती हैं इनको पिंक कलर पसंद आता है, जो लड़कियाँ होती है ये गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, जो लड़के होते हैं फुटबॉल कार से खेलते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसको प्रदर्शित कर रही हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को ही प्रदर्शित कर रही हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को तुम मतलब क्योंकि तुम लड़की नहीं हो। ठीक है, क्योंकि जो हमारा समाज है उसमें यही धारणा बनी हुई है कि जो लड़के होते हैं ये थोड़ी ना गृह विज्ञान लेते हैं, है ना। तो ये जो सोच है, ये जो धारणा है किसको प्रदर्शित कर रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप को ही प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। जेंडर समता की बात तब होती जब यहाँ पर जो पक्ष पहले से ही कमजोर है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जेंडर समता का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, एज पर नीड, जिसको जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करना है। जो लड़कियां हैं इनको पहले से ही कम अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, कम अवसर मिले हुए, तो यहाँ पर जो सरकार होती है कई बार क्या करती है कुछ एग्जाम में लड़कियों को छूट देती हैं, है ना, या फिर आरक्षण प्रोवाइड कर देती हैं। तो यहाँ पर जो आरक्षण दिया जा रहा है लड़कियों को वो क्यों दिया जाता है, ताकि इनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले, क्योंकि पहले से ही कम अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है ना। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, जेंडर भूमिका में लचीलापन। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। फ्लेक्सिबिलिटी तो तब होता है जब यहाँ पर कह दिया था कि लड़के भी गृह विज्ञान ले सकते हैं, लड़कियाँ भी गृह विज्ञान ले सकती हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें लड़के का भी इंटरेस्ट हो सकता है, लड़कियों का भी इंटरेस्ट हो सकता है ना। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर सीधे सीधे स्टीरियोटाइप्स किया जा रहा है। तो ये नहीं होगा। जेंडर समानता, तो जेंडर समानता की तो यहाँ पर बात ही नहीं की जा रही है। समानता का मतलब क्या होता है, दोनों को समान महत्व देना। ठीक है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन सभी के एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। जो ब्लू कलर होता है, जो पिंक कलर होता है, जो गुड्डे गुड़ियाँ होते हैं, जो फुटबॉल होते हैं, है ना, यहाँ से भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। आगे देखते हैं। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है क्रिटिकल थिंकिंग से, यानी कि समालोचनात्मक चिंतन से। ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन पूछे, रचनात्मकता पूछे आपसे, या फिर अपसारी चिंतन पूछे, तो उसका मतलब क्या होता है, बच्चा कई डायरेक्शन में सोच पाए, है ना, एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल सोल्यूशन बच्चा बता पाए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वे कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करें। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चर्चा को हतोत्साहित करें, नहीं, बच्चों में आपस में डिबेट चर्चा करानी चाहिए ताकि बच्चे दूसरे के विचार को भी जान पाए। ठीक है, और जो उसके विचार हो ओपन एंडेड हो, बच्चा कई डायरेक्शन में सोच पाए, ये बात गलत है। ठीक है, असहमति के प्रति असही छोड़ो, नहीं, ये भी बात गलत है। अभी सरल सोच पर जोर दे, अभी सरल नहीं, अभी सारी सोच पर जोर नहीं देना है, अब सारे। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग पर जोर देना है ताकि बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। देखिए जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, जो अधिगम अक्षमता होती है, यहाँ से बिल्कुल फिक्स्ड है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने ही बनने हैं। ठीक है, अब इसमें कई प्रकार के आपके डिसेबिलिटीज होती है, जहाँ से कि आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 ही डिसेबिलिटीज है, ऐसी क्षमताएं जो कि पूछी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया के बारे में पूछ रखा है। ये क्या होता है, बच्चे को इसमें पढ़ने में दिक्कत आती है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है आपका। इसमें जो बच्चे को लेटर होते हैं, जो अच्छे होते हैं, ये उल्टे पुल्टे दिखाई देते हैं, जिस वजह से जो बच्चा होता है वो शब्दों को सही तरीके से पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, जैसे कि जो बच्चा है ये वाज को सा पढ़ेगा। ठीक है, यानी कि बच्चे को मिरर इमेज दिखाई देती है इसमें, है ना। यहाँ पर यही पूछ रखा है कि जो पठन वैफल्य वाला बच्चा है, जो डिसलेक्सिया वाला बच्चा है, इसको हम कैसे पढ़ना सिखा सकते हैं। ठीक है, लंबे और जटिल गद्यांश देकर जब बच्चे को पढ़ने में ही दिक्कत आ रही है तो ऐसे में बच्चे को लंबे और जटिल गद्यांश दे दें तो ये तो बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा। अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, अनुकूलन यानी कि कंडीशनिंग देना एक तरीके से, तो इसकी तो बात आपके स्किनर वगैरह करते हैं, बिल्कुल गलत तरीका होता है। ठीक है, यानी कि बार बार बच्चे को चीज़ें रिपीट करवाना। व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, बिल्कुल सही बात है, बच्चा चीज़ों
को पढ़ नहीं पा रहा है, बट जो ध्वनियाँ होती है उनको सुनकर तो सीख सकता है। तो ये बिल्कुल सही तरीका आपका हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, बच्चे को पढ़ने में ही दिक्कत है तो आप उसको किसी प्रकार का ग्रंथ दे दो, बच्चा उसको पढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसी बच्चे की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को अगर चीज़ें प्रोवाइड की जाए, जैसे कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है तो उसको ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण यानी कि ध्वनियों के द्वारा शब्दों की नॉलेज कराया जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही तरीका आपका हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिस्लेक्सिया के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्ग्राफिया आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या होता है, बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है, ठीक है। इसकी जो राइटिंग होती है वो इनलिजिबल राइटिंग होती है, यानी कि बच्चा सही तरीके से शब्दों को लिख नहीं पाता है, ठीक है। लिखने संबंधी अक्षमता, ठीक से लिख ना पाना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, इसमें बच्चों को गणितीय अवधारणाएं समझने में दिक्कत आती है, सही तरीके से बच्चा कैलकुलेशन, अंक गणित को समझ नहीं पाता, ठीक है। ग्राफिकल, लेक्सिकल, वर्बल, ऑडियोग्राफिक जैसी समस्या बच्चों को इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है इसका एक ही जगह पर बहुत देर तक ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। तो ये बात भी ध्यान रखना है, यहाँ पर ये भी चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। एक हो जाता है ऑटिज्म, यानी कि आत्मकेंद्रितता। ये क्या होता है, जब बच्चा बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर करे, एक ही चीज़ को बार बार दोहराए, तो वो बच्चा कौन सा होता है, ऑटिज्म वाला बच्चा होता है, ठीक है। दोहराव, रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार ऑटिज्म कहलाता है। ये दिव्यांगता सामाजिक संचार, इसमें जो बच्चा होता है वो सही तरीके से समाज में कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, क्योंकि बार बार शब्दों को रिपीट करता है, ठीक है। में चुनौतियों का कारण बनता है। तो 3 से 4 डिसेबिलिटीज है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इन 4 को आपको ध्यान रखना है। एक और है, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अफेजिया, ठीक है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। भाषा एवं संप्रेषण संबंधी अक्षमता होती है आपकी ये। मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में बच्चों को समस्या आती है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह अफेजिया जो है उत्पन्न होता है। तो 3 से 4 आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज है जिनको कि आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर से भी आपके एग्जाम में अभी क्वेश्चन आने लगे, जिन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए, वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है जिन्होंने की बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, पहला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यही बन जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने किसका सिद्धांत दिया, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात किया और वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता। देखिए पर्यावरण की बात हुई तो कहीं ना कहीं आपका प्रकृति से रिलेट कर रहा है, ठीक है। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, तो किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश करिए, प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता को। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता किसके अंतर्गत होती है, जो व्यक्ति अच्छा खासा अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखता हो, ठीक है, और जिस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है उस पर भी उसका अच्छा खासा कंट्रोल हो, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होती है। जैसे कि जो लोग बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, इनके अंदर कौन सी बुद्धि है, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि है, ठीक है। भाषाई बुद्धिमत्ता किसके अंतर्गत होती है, जिनके की अपने भाषा पर पकड़ अच्छी होती है, जैसे कि जो न्यूज़ एंकर होते हैं, है ना, कवि होते हैं, पत्रकार होते हैं, इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है, ठीक है। अंतः व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता यानी कि इंटरपर्सनल, जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की बात की जाए तो वहाँ पर आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है, यानी कि जब आप दूसरों के मनोभाव, दशा, स्वभाव के बारे में समझ पाए तो वहाँ पर आपका क्या होगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, तो यहाँ पर अगर आपका इंट्रा दे रखा होता है तब तो ये ऑप्शन आपका 4th वाला और फर्स्ट वाले में से कोई एक हो सकता था, बट यहाँ पर इंटर दे रखा है, ठीक है। तो इंटर में कभी भी खुद की बात नहीं की जाती है, दूसरों के मनोभाव दशा को समझने की बात की जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, बाकी के ये 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक मूवमेंट की बात ही नहीं हो रही है, भाषा की बात ही नहीं हो रही है। तो सिंपल सा बचा कौन सा ऑप्शन आपका, फर्स्ट ही वाला, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका 7 जुलाई में पूछा गया था, ठीक है। तो सारे के सारे आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। जो लोग नोट्स ले रखे हैं उसमें मैंने 8 प्रकार बुद्धि के बता रखे हैं, मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले जो भाषाई बुद्धि होती है उसमें मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन आ जाते हैं, वकील, कवि, पत्रकार, क्योंकि इन लोगों की अपनी भाषा पर एक पकड़ अच्छी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो तार्किक गणितीय बुद्धि है जो कि सेकंड वाली आपकी बुद्धि है, हालांकि 8 प्रकार में से कोई भी आगे पीछे आपकी हो सकती है, यहाँ पर मैंने सेकंड में तार्किक गणितीय बुद्धि को बताया हुआ है, ठीक है।
अब तार्किक गणितीय बुद्धि क्या होती है, ये किसके अंतर्गत होती है, जैसे जो अकाउंटेंट होते हैं, बैंकर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जिनके अंदर तर्क करने की योग्यता होती है, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट से मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है सर मुझे वही यहाँ पर डिस्कस करना है। बाकी स्थानिक बुद्धि किसके अंतर्गत होती है, जो लोग अमूर्त तथ्य यानी कि जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते उसके बारे में ये लोग बता देते हैं। जैसे जो घरों के नक्शे वगैरह डिजाइन करते हैं, तो वो घर बनने से पहले ही बता देते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ सही लगेगी। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि, जिनके अंदर प्रॉपर स्थान की समझ होती है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मूर्तिकार, चित्रकार और आर्किटेक्चर। ठीक है, आगे देखते हैं शारीरिक गति बुद्धि। इसके बारे में मैंने आप लोग को बता ही दिया, जैसे कि जो अभिनेत्री, जो डांसर वगैरह होते हैं, वो लोग अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से रोटेट वगैरह कर पाते हैं, डांसर। ठीक है, इसके अलावा एथलीट जो होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं संगीत में बुद्धि, तो जिनके अंतर्गत जो है सुर, लय, ताल का एक अच्छा संगम हो, उनके पास कौन सी बुद्धि होती है, संगीत में बुद्धि होती है, जो सिंगर वगैरह होते हैं। ठीक है, अरिजीत सिंह हो गए, लता मंगेशकर हो गई। अंतः व्यक्तिक बुद्धि और अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, ये दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटर का मतलब क्या होता है, जब आप दूसरे व्यक्ति के साथ में इंटरेक्ट कर पाएँ, दूसरे के मनोभाव, दशा, स्वभाव के बारे में बता पाए, जैसे कि नेता हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए। ठीक है, इसके अलावा इंट्रापर्सनल क्या होता है, जब आप खुद से इंटरेक्ट कर पाएँ, ठीक है, खुद से बातचीत कर पाएँ, खुद के बारे में बता पाए, जैसे कि अध्यात्मक गुरु हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, है ना, इन लोगों के पास में कौन सा इंटेलिजेंस है, इंट्रा। ठीक है, इंट्रा और इंटर दोनों में आपको जो है अंतर पता होना चाहिए। इंट्रा बोले तो खुद के बारे में, इंटर बोले दूसरों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रकृति बुद्धिमत्ता, जब भी प्रकृति से रिलेटेड चीज़ों की बात हो तो वहाँ पर कौन सी बुद्धि की बात होगी, प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता की बात होगी। जैसे जो किसान होंगे, जिनके अंदर पर्यावरण की खोज, पर्यावरण के बारे में अधिक नॉलेज जो लोग रखते हैं, उनके अंदर प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता पाई जाएगी। बाकी इसकी क्रिटिसिज्म भी आपको याद रखनी है कि जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, इसकी आलोचना क्यों हुई। तो जो ये अलग अलग बुद्धि है, जो इन्होंने 8 प्रकार बताए, ये लोगों की हॉबीज़ यानी कि जो लोगों के शौक होते हैं वो भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उसको डांस करना भी पसंद हो सकता है, क्रिकेट खेलना भी पसंद हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इनके जो है थ्योरी की आलोचना की गई कि ये लोगों की बुद्धि ना होकर के लोगों की हॉबीज़, लोगों की जो है शौक भी हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। और एक रीज़न ये भी बताया गया कि जो इन्होंने 8 प्रकार बताए, इसको माप नहीं कर सकते। ठीक है, मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब देखिए जो लेव वाइगोस्की है और जो जीन पियाजे, इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, जो लेव वाइगोस्की है, ये लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं, भाषा के बारे में क्या कहते हैं कि भाषा से क्या होता है, विचार आता है। पहले तो ये बात करते हैं कि जो भाषा और विचार होते हैं, शुरू में दोनों अलग अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन बाद में क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, जाके मिल जाते हैं। यानी कि जो लैंग्वेज होती है, जो हमारी भाषा होती है, यही डिसाइड करती है कि हमारे अंदर विचार कैसे आएंगे। तो एल से क्या हो गया आपके लिए वाइगोस्की, और लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि लैंग्वेज से विचार आते हैं। ठीक है, तो भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं, ये क्या कहते हैं कि भाषा से विचार आता है। ठीक है, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया, यानी कि बाद में जाकर के क्या होते हैं, मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। भाषा से विचार आता है। ठीक है, यहाँ पर भाषा की पहले बात हुई है, फिर विचार की बात हुई है, तो सिंपल से आपका सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। भाषा विचार को आकार नहीं देती है। देखिए ये बात गलत है, इन्होंने कहा ही है कि भाषा विचार को निर्धारित करती है। ठीक है, विचार भाषा को आकार देता है, नहीं, भाषा विचार को आकार देती है। तो जब भी भाषा की पहले बात की जाए तो वहाँ पर आपके होंगे लेव वाइगोस्की, और जो जीन पियाजे वो क्या कहेंगे कि विचार से भाषा आती है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके के हमारे थॉट होंगे उसी तरीके की हमारी लैंग्वेज होगी, ये बात कहेंगे आपके जीन पियाजे। तो लेव वाइगोस्की से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ को इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोग साथ में फटाफट डिस्कस कर देती हूँ एक बार। सबसे पहले जो लेव वाइगोस्की, इन्होंने किसकी थ्योरी दी थी, तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, या समाज और संस्कृति की बात करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 पॉइंट याद रखने हैं कि ये 3 चीज़ों की बात करेंगे, समाज की, कल्चर की और लैंग्वेज की। यानी कि जो लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, जो बच्चा होता है वो समाज से सीखता है चीज़ों को, ठीक है, संस्कृति से सीखता है और लैंग्वेज से सीखता है। ठीक है, और जो भाषा होती है ये क्या करती है, टूल की तरह काम करती है, एक उपकरण की तरह काम करती है। ठीक है, तो जब भी पूछे कि जो बच्चा होता है उसके संज्ञानात्मक विकास में लेव वाइगोस्की के अनुसार किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या फिर उसके लैंग्वेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तीनों में से कोई एक वर्ड आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
इसके साथ साथ वाइगोस्की का मानना था कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, यानी कि आप भाषा को कैसे सीखते हैं, समाज में इंटरेक्ट करके, ठीक है। बिना समाज में इंटरेक्शन के आप लैंग्वेज को सीख नहीं सकते, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा है, जो लैंग्वेज है क्या होता है, सबसे बड़ा टूल होता है, एक यंत्र, एक उपकरण की तरह काम करता है। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने 2-3 और चीज़ें बताई हैं। एक तो इन्होंने बात की जेडपीडी। जेडपीडी क्या होता है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जितना आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें कुछ नंबर तो आप खुद से ला पा रहे थे, तो ये क्या थी, खुद की आपकी एबिलिटी थी, खुद की क्षमता थी, ठीक है। इसके साथ साथ जितना आप किसी के सपोर्ट से कर पा रहे थे, कि मान लीजिए मैंने आपको मैराथन प्रोवाइड कर दी, कुछ और की पॉइंट वाले नोट्स प्रोवाइड कर दिए, तो आपके जो नंबर हो गए वो क्या हो गए, यहाँ पर इंक्रीज हो गए। तो मैं आपके लिए यहाँ पर किसका काम कर रहा हूँ, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर का काम कर रही हूँ, क्योंकि आपको नॉलेज कौन प्रोवाइड करेगा, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है उस फील्ड में, ठीक है। तो जो आपको नॉलेज दे रहा है वो क्या होता है, MKO। और जो नॉलेज आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, जैसे जो की पॉइंट वाले नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, वो क्या होता है, आपका स्कैफ होल्डिंग, यानी कि पाड़ ढांचा, ठीक है। यानी इस चीज़ को समझिए यहाँ पर, जैसे मैं आपको क्या कर रही हूँ, संकेत दे रही हूँ, किसी तरीके का इशारा दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। मैं आपको पूरा का पूरा एक की पॉइंट जो समरी होता है उसका पूरा निचोड़ निकाल के दे रही हूँ, तो वो क्या है, आपको मैं संकेत या फिर इशारे या फिर हेल्प प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, टेम्परेरी हेल्प। ऐसा थोड़ी है कि वो सारे की पॉइंट वाले नोट्स आप अपने एग्जाम में लेकर के जाएंगे या फिर मैं ही एग्जाम देकर के आऊँगी, नहीं, आप एग्जाम खुद देकर के आएंगे। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, आपको स्कैफ होल्डिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, संकेत दे रही हूँ, इशारे दे रही हूँ, हेल्प प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका स्केप होल्डिंग। और जो दे रहा है स्केप होल्डिंग वो क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर होता है ना। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो आप खुद से कर पा रहे थे और जितना मेरी मदद के बाद या फिर किसी और टीचर की मदद के बाद में या फिर कोई आपके पेरेंट्स या फिर कोई दोस्त की मदद के बाद में आप इतना कर पा रहे हैं, वो क्या होता है, आपका दायरा होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर ही मैं आपको जेडपीडी प्रोवाइड कर पाऊंगी, यहाँ तक मैं आपको नहीं पहुंचा सकती। जैसे कि मान लीजिए आप सीडीपी पढ़ के यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, तो ये आपके बाहर का फील्ड है, इस तक आप नहीं पहुंच सकते। अब मैं आपको इसके अंदर जितना आप सीख सकते हैं, जो आपकी एबिलिटी उसके अंदर ही आपको इसके फोल्डिंग प्रोवाइड कर पाऊंगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ पाए, जेडपीडी क्या हो गया, वो दायरा होता है जिसमें आप चीज़ों को सीख सकते हैं, जितना आप खुद से कर सकते हैं और जितना दूसरों की हेल्प के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी सीखने की क्षमता होती है उसके अंदर ही जो जेडपीडी होता है वो अंदर ही विद इन क्षेत्र ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और स्कैफ होल्डिंग क्या होता है, जो मदद प्रोवाइड की जाती है, टेम्परेरी हेल्प, संकेत, इशारे की बात की जाए तो वो क्या होता है, आपका स्कैफ होल्डिंग होता है, ठीक है। पाड़ होता है ढांचा, हिंदी में आपको मचान, अलग अलग नाम से देखने को मिल जाएंगे सारे वर्ड। तो ये बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसकी बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की के भी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो लेव वाइगोस्की, इन्होंने 3 प्रकार की लैंग्वेज की बात की है। पहले जो लैंग्वेज इन्होंने बताई वो है सोशो स्पीच, यानी कि सामाजिक वार्ता। जब बच्चा 2 साल तक का होता है तब उसके अंदर सामाजिक वार्ता आती है, यानी कि समाज से इंटरेक्ट करता है, लोगों से बोलता है, चीज़ों को सीखता है, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने बात की प्राइवेट स्पीच की, निजी वार्ता की। जब बच्चा 2 साल से अधिक का हो जाता है, यानी कि 3 साल तक का हो जाता है, तब वो खुद से बातचीत करता है, जोर जोर से बोल बोल कर, ठीक है। वो चीज़ें आपको खुद भी सुनाई देती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा 3 साल तक का, तो आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे खुद से बात करते हैं, ठीक है, और अपने विचार को क्या करते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं, दिशा देते हैं कि अरे ये काम मैंने सही से नहीं किया, ये मेरा खिलौना टूट गया, इसको मैं इस तरीके से लगाऊं, है ना। तो बच्चे क्या करता है, प्राइवेट स्पीच करता है और अपने विचार को क्या करता है, विनियमित करता है, डायरेक्शन देता है, दिशा देता है। इसकी बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं, ठीक है। और एक इन्होंने बताई साइलेंट इनर स्पीच, यानी कि मौन आंतरिक वाक। इसमें जो बच्चा होता है जब 7 साल का हो जाता है तब वो चीज़ों को बाहर व्यक्त नहीं करता है, खुद ही अंदर मन में बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम इन तीनों चीज़ों को रिलेट करें खुद से, ठीक है, तो आप सामाजिक वार्ता भी करते हैं, समाज से भी इंटरेक्ट करते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कोई कभी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं या फिर कुछ और चीज़ें कर रहे होते हैं, तो कभी कभी हम खुद से बात करते हैं, अरे यार ये गलती मेरे से कैसे हो गई, ठीक है, मैंने ये काम कैसे कर दिया, तो वो आपकी प्राइवेट स्पीच हो गई। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने फैमिली के सामने शेयर नहीं कर सकते, अपने दोस्तों के सामने शेयर नहीं कर सकते, तो आप खुद ही मन में अंदर ही अंदर बातचीत कर लेते हैं, तो आपका क्या होता है, साइलेंट इनर स्पीच होता है, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में बात किसने की, लेव वाइगोस्की ने, ठीक है। बाकी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया, जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे का संभावित विकास होता है वो क्या होता है, आपका जेडपीडी होता है, ठीक है। और मैंने मोर नॉलेजेबल अदर बता दिया, जैसे कोई छोटा और कोई बड़ा व्यक्ति भी आपसे किसी फील्ड में आपसे ज़्यादा नॉलेज रख सकता है, तो वही क्या होता है, MKO। जिस व्यक्ति को आपसे किसी फील्ड में ज़्यादा नॉलेज हो वो क्या होता है आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, यानी कि आपसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति।
इसके फोल्डिंग क्या होता है, टेम्परेरी यानी कि क्षणिक मदद, जब तक जारी रहेगी तब तक हम खुद वो काम ना करने लगे। जैसे कि मान लीजिए जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, हल्का सा पीछे से सपोर्ट करके रखते हैं, है ना। और वो मदद कब तक दी जाती है आपको, जब तक आप साइकिल चलाना सीख ना जाए। आजीवन तो साइकिल को पकड़ के नहीं रखते हैं, जब तक आप साइकिल चलाना सीख नहीं जाते तब तक आपको साइकिल पीछे से पकड़ के रखी जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प दी जाती है। इसके अलावा ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर जो लेव वाइगोस्की इन्होंने 3 से 4 चीज़ें और बताई हैं, जैसे कि इन्होंने पीयर ट्यूटरिंग बताया, रेसिप्रोकल टीचिंग बताया है, कोऑपरेटिव लर्निंग बताया, असिस्टमेंट लर्निंग बताया, ठीक है, कोलैबोरेटिंग प्रोजेक्ट बताया। तो इन 5 पॉइंटों में से आपको कोई भी एक वर्ड देखने को मिल जाए तो आप जाइएगा लेव वाइगोस्की के साथ में, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें मैंने आप लोग यहाँ पर बताई दी। बाकी हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीन प्याजे की। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इनको भी एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो जीन प्याजे जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वही आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। इन्होंने किसकी बात की, जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात की है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, जो बच्चा होता है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, यानी कि लिटिल साइंटिस्ट होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है, ठीक है। और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जो प्याजे हैं, है ना, ये क्या कहते हैं, जो बच्चों की थिंकिंग होती है, जो बच्चों की सोच होती है, ये जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनसे प्रकार में अलग होती है, टाइप्स में अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए जितना आप सोच सकते हैं, ठीक है, उतना एक छोटा सा बच्चा भी सोच सकता है, ठीक है। बट आप कुछ और चीज़ों के बारे में सोचेंगे, जैसे कि आप अपने घर के बारे में सोच सकते हैं, अपने ऑफिस के काम के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। बट एक जो छोटा सा बच्चा है वो अपने खिलौनों के बारे में सोच सकता है, अपने खाने पीने की चीज़ों के बारे में सोच सकता है। जितना आप सोचेंगे उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, यानी जो मात्रा होती है सोचने की वो सेम ही होती है, बराबर होती है। लेकिन आप कुछ और चीज़ों के बारे में सोचते हैं और जो छोटा बच्चा होता है वो कुछ और चीज़ों के बारे में सोचता है, ठीक है। तो प्रकार अलग अलग होता है, यानी कि गुण अलग अलग होता है, बट जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है वो सेम ही होती है। ये बात कहते हैं आपके जीन प्याजे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी इस बार ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगी। बाकी इन्होंने क्या कहा है, बच्चे एक्टिविटी यानी कि सक्रिय होकर के अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। प्याजे क्या है, रचनावादी हैं। और लेव वाइगोस्की भी क्या है, रचनावादी है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है ना। और जो लेव वाइगोस्की वो आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, सामाजिक रचनावादी, ये बात भी ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ जो जीन प्याजे हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। इन्होंने कलेक्टिव मोनोलॉग इसकी बात की, जो कि 3 से 5 साल तक के बच्चे में आ जाता है। ये क्या होता है अभी मैं आप लोग साथ में डिस्कस करूंगी जब हम लोग स्टेज अवस्थाएं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ प्याजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए जो जीन प्याजे विकास को क्या मानेंगे, एक असतत प्रक्रिया मानेंगे, क्योंकि इन्होंने विकास की अवस्थाएं बता रखी हैं, 4 अवस्थाएं। जैसे कि इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज बताया, तो इन्होंने बताया कि इतने से इतना तक विकास बच्चे का सेंसरी मोटर स्टेज में होगा, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में इतना विकास होगा, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इतना विकास होगा, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे का इतना विकास होगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति अवस्थाओं की बात करें, जैसे कि एरिक एरिक्सन हो गए, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, जीन प्याजे हो गए, तो ये लोग अवस्थाओं की बात करते हैं। तो ये लोग विकास को कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये लोग कैसी प्रक्रिया मानेंगे विकास को, असतत यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मानेंगे। बट जो व्यक्ति अवस्थाओं की बात नहीं करे, जैसे कि लेव वाइगोस्की हो गए, तो ये किसी भी अवस्था की बात नहीं करते, तो ये विकास को सतत मानेंगे, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मानेंगे, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो जीन प्याजे इन्होंने 4 फैक्टर भी बता रखे हैं, यानी कि 4 तत्व बता रखे हैं विकास के, ठीक है। अवस्थाएं नहीं है, 4 फैक्टर है, जिसमें कि क्या आ जाएगा आपका मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रियम। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि अगर आपसे जीन प्याजे द्वारा पूछे गए 4 तत्व, मतलब बताए गए 4 तत्व पूछे, तो आप कौन कौन से बताएंगे, MES, ठीक है, यानी कि मैच्योरेशन की बात करेंगे, जो कि आपका जेनेटिक यानी कि हेरिडिटी से संबंधित होता है, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव जो कि एक्टिविटी से संबंधित होता है, सोशल इंटरेक्शन यानी कि समाज में अंतर्क्रिया करके बच्चा सीखता है, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन की बात करते हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ और चीज़ें बताई हैं, जैसे कि जो आपका अनुकूलन होता है, एडोप्टेशन क्या होता है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि जब आप गर्मियाँ होती हैं तो क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, जब ठंडियाँ आती हैं तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। तो वही क्या होता है, आपका एडोप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है। ये भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अनुकूलन होता है इसके अंतर्गत आपकी 2 प्रक्रियाएँ आती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो असिमिलेशन और अकोमोडेशन होता है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। असिमिलेशन क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को आपने बता दिया कि जो डॉग होता है, जो कुत्ता होता है, उसके 4 पैर होते हैं, ठीक है, 2 कान होते हैं, 1 पूंछ होती है, 2 आंखें होती हैं, ठीक है।
एक नाक होती है। फिर बच्चे ने बिल्ली को देखा तो बिल्ली की भी सेम ही चीज़ें होती हैं, तो बच्चे ने क्या कहा, बिल्ली को भी उसने डॉग ही बता दिया, यानी कि देखो देखो वो कुत्ता जा रहा है, ठीक है, जबकि वो है बिल्ली। तो बच्चे ने क्या किया, अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, यानी जो चीज़ें आपने कुत्ते के बारे में बताई थी बच्चे ने वही चीज़ बिल्ली पर भी अप्लाई कर दी। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ रहा है। तो ये क्या होता है, आपका असिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण होता है, ठीक है। अकोमोडेशन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए फिर आपने बच्चे को बताया तुरंत कि नहीं, जो बिल्ली की आवाज़ होती है, जो कुत्ते की आवाज़ होती है, वो दोनों अलग अलग होती है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, ठीक है, कुत्ते की आवाज़ अलग होती है। तो बच्चे को फिर अंतर समझ में आया कि अच्छा बिल्ली और कुत्ते में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो जो बच्चे अपने स्कीमा में चेंज करेगा, जो मॉडिफाई करेगा, जो परिवर्तन करेगा, वो आपका क्या होगा, अकोमोडेशन होगा, समायोजन होगा, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, इसको समझिए, मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। तो इस स्कीमा कहते हैं, मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे माइंड में स्कीमा बना होता है, ठीक है, हर चीज़ का ऑर्गेनाइज वे में स्कीमा बना होता है। जो भी चीज़ें हम देखते हैं अपने स्कीमा में ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बात कौन करते हैं, आपके जीन पियाजे कहते हैं, ठीक है। संतुलन या साम्य धारण क्या होता है, इसके द्वारा बच्चे आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करते हैं। जैसे कि पहले आपने बच्चे को बताया था जो डॉग के बारे में चीज़ें, बच्चे ने सेम चीज़ बिल्ली पर भी अप्लाई कर दी, ठीक है। तो जब आपने उसको बिल्ली के बारे में बताया कि बिल्ली की आवाज़ अलग होती है कुत्ते से, तो उसका जो दिमाग था वो डिसइक्विलिब्रियम में चला गया, यानी कि असंतुलन में चला गया, ठीक है। फिर जब आपने उसने सारी चीज़ें आपको मतलब आपने बच्चे को सारी चीज़ें बता दी, बच्चे ने सारी चीज़ें समझ ली, तब उसका दिमाग क्या हो गया, संतुलन की स्थिति में आ गया कि अच्छा हाँ, बिल्ली और कुत्ते में अलग अलग चीज़ें होती हैं, बिल्ली अलग तरीके से बोलती है, कुत्ता अलग तरीके से बोलता है, ठीक है। तो बच्चा क्या होगा, संतुलन की स्थिति में आ गया, ये होता है आपका, ठीक है। बाकी संगठन क्या होता है, इसको देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के अंतर्गत स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हीं स्कीमाओं को जोड़ना संगठन कहलाता है। जैसे कि जो हमारा माइंड होता है इसमें क्या होता है, स्कीमा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक संगठित वे में व्यवस्थित होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर यही चीज़ मैं बता रही थी कि जो असिमिलेशन होता है, यानी कि जो चीज़ें आपने बच्चे को बता दी, बच्चे ने जस्ट ऐड कर ली, वो आपका क्या हो गया, असिमिलेशन, ठीक है। बच्चा अभी संतुलन की स्थिति में, बट जब बच्चे के सामने कोई नई स्थिति आ गई, जैसे कि बच्चे ने बिल्ली को देख लिया तो वही चीज़ बताया जो कुत्ते के बारे में आपने बता रखी थी, तो ये नई स्थिति है, ठीक है। फिर आपने उसको बताया कि नहीं, बिल्ली अलग तरीके से बोलती है, कुत्ता अलग तरीके से बोलता है, तो ये बच्चे के लिए एक नई चीज़ हो गई। बच्चे का जो दिमाग है वो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा, यानी कि असंतुलन की स्थिति में चला जाएगा। फिर बच्चा क्या करेगा, अपने आप को समायोजित करेगा, ठीक है। तो वो होता है आपका अकोमोडेशन। ये चीज़ आप यहाँ पर समझ गए। अब देखिए, ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से तो आपके जो ऊपर वाले पॉइंट थे उतने क्वेश्चन नहीं आते, बट हाँ 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, बट जो इनकी अवस्थाएं यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताइए, ठीक है, कौन कौन सी। पहले इनकी अवस्था क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। इसमें जो बच्चे के 5 सेंसेस होते हैं उनके थ्रू बच्चा चीज़ों को सीखता है, जैसे कि आँख हो गई, ठीक है, कान हो गए, नाक हो गई, जीभ हो गई, त्वचा हो गई, ठीक है। ये क्या होते हैं, बच्चे के 5 सेंसेस होते हैं, 5 आर्गन होते हैं, जिसके थ्रू बच्चा चीज़ों को सीखता है, ठीक है। जो इंद्रिय गामक अवस्था होती है, इसमें क्या क्या बच्चा चीज़ें करता है, इसको देख लीजिए। इस अवस्था में बच्चे अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का गुण आ जाता है, यानी बच्चा पहले अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। जैसे कि मान लीजिए जो बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है, लगभग 6 से 7 महीने तक का बच्चा होता है, अगर आप इसके सामने कोई खिलौना रख दें और उसके बाद में तुरंत इस खिलौने को हटा दें, बच्चा नहीं रोएगा, उसको समझ में नहीं आएगा खिलौना कहाँ पर गया, उसको लगेगा कि अच्छा कहीं पर खो गया होगा, ठीक है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, जैसे कि 1 साल का होता है, फिर 8 से 9 महीने का आता है, ठीक है, उसके सामने आप कोई टॉय रख करके हटा लीजिए, बच्चा तुरंत ही रोना स्टार्ट कर देगा। उसको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ यहाँ पर है ज़रूर, बट मेरे सामने से हटा ली गई है, ठीक है। यानी बच्चे को समझ में आ जाता है कि जो चीज़ मेरे सामने उपस्थित नहीं है वो कहीं ना कहीं उपस्थित जरूर होगी, ठीक है, सिर्फ मेरे सामने से हटाई गई है। तो उसके अंदर क्या आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु क्या है, स्थायी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। ये जन्म से 2 साल तक के बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, गत्यात्मक अवस्था कहते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं, संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। इसमें जो बच्चा होता है जन्म से 2 साल तक का होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो क्या होता है, विलंबित अनुकरण करता है, यानी कि डिफॉल्ट इमिटेशन करता है। अनुकरण वो कर नहीं पाता है सही तरीके से, बट अनुकरण करने की कोशिश जरूर करता है। जैसे कि मान लीजिए जो जन्म से लेकर के 2 साल तक का बच्चा होता है, आपने देखा होगा कभी मम्मी कुछ लगा रहे हैं, लिपस्टिक वगैरह, फिर काजल लगा रही हैं, तो बच्चा फिर क्या करता है,
जैसे ही मम्मी चली जाएंगी कहीं पर, वो अपना लिपस्टिक मतलब नाक पे ऐसे मुंह पे पूरा बना करके बैठा रहेगा, ठीक है। उसको लगाने नहीं आ रहा है अभी, अनुकरण नकल वो सही तरीके से कर नहीं पा रहा है, बट कोशिश जरूर कर रहा है नकल करने की, ठीक है। तो ये होता है कि आपका विलंबित अनुकरण, जो कि जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जो जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चे होते हैं, आप इनके सामने कोई भी वस्तु रख दीजिए, कोई भी टॉय रख दीजिए, ठीक है। बच्चे क्या करेगा, इसकी तरफ जाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, तो यही क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। इसके आगे देखते हैं, बच्चे की इंद्रियां ही शिक्षक होती है इस अवस्था में, सेंसेस आर टीचर। इस अवस्था में बच्चे हाथों व आँखों से सोचता है अथवा अपनी ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की समझ विकसित करता है। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पर दे ही रखे हैं। जिन्होंने नोट्स ले रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं ले रखा है उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर सारी वीडियो में चीज़ें प्रोवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। इसमें बच्चे के अंदर तर्क में कमी होती है, तर्क यहाँ पर बच्चा कर नहीं पाता है, ठीक है। लॉजिक में क्या होती है, कमी होती है, लैक्स होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। लैक रिवर्सिबिलिटी यानी कि पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी बन सकता है, इस चीज़ को बच्चे यहाँ पर नहीं समझ पाता है, ठीक है। एनिमिज्म होता है बच्चे के अंदर, यानी कि बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता, ठीक है। जैसे कि बच्चा जो गुड़िया वगैरह होती हैं, जो डॉल वगैरह होती हैं, उनको भी खाना वगैरह खिलाता है, ठीक है, उसको लगता है कि सजीव है ना। ईगो सेंट्रिज्म होता है बच्चा, इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो 2 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे होंगे वो बिल्कुल जिद पे अड़ जाते हैं, जैसा मैं कहूँगा वैसा आपको करना ही है। उसको लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद होगी वो चीज़ मेरे मम्मी पापा को भी पसंद होगी, वो चीज़ पूरी दुनिया को पसंद होगी, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो उसके अंदर क्या होता है, सिंबॉलिक थॉट, यानी कि जैसे कि जो 2 से लेकर के 7 साल के बच्चे होते हैं इन्हीं को तो पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, क से कबूतर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट आ जाता है, यानी कि बच्चा सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को सीखना शुरू करता है, ठीक है। लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण का जो अभाव होता है, यानी बच्चा कंजर्वेशन नहीं कर पाता। वो कौन सी स्टेज में नहीं कर पाता, जब बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का होता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों को यहाँ पर 2 बीकर दिखाए गए, ठीक है, दोनों में पानी की मात्रा समान है, दोनों बीकर भी समान है, तो बच्चे को लगेगा कि अच्छा हाँ दोनों में पानी की मात्रा समान है, ठीक है। बट यही वाला पानी है ना, अगर हम किसी लंबे बीकर में डाल दें तो बच्चे को लगेगा कि जो चीज़ दिखने में लंबी है उसमें पानी ज़्यादा होगी, जबकि पानी तो यहाँ पर समान ही था, है ना। तो बच्चे का यहाँ पर जो ध्यान होता है सिर्फ एक ही जगह पर केंद्रित होता है, यानी कि चीज़ों की शेप और साइज पर ही केंद्रित होता है। उसका ध्यान क्वांटिटी मात्रा पर केंद्रित ही नहीं होता है। उसको लगता है कि जो चीज़ दिखने में ज़्यादा वही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो संरक्षण नहीं कर पाता, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। आगे देखते हैं प्याजे की थर्ड वाली स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संग्रहात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक का इसमें बच्चा होता है। मूर्त चीज़ों के प्रति लॉजिक यानी कि तर्क का ज्ञान हो जाता है, हर चीज़ के पीछे बच्चा जो है रीज़न खोजता है, तर्क खोजता है। जो कॉन्क्रीट चीज़ें होती है, जो मूर्त चीज़ें होती है, जिसको बच्चा टच एंड फील कर पाता है ना, उसके बारे में बच्चा यहाँ पर थिंकिंग कर पाता है। इसके साथ साथ वस्तुओं को वर्गीकृत कर लेता है, उनके कलर के आधार पर, उनके शेप के आधार पर, उनके साइज के आधार पर, ठीक है। वस्तुओं का संरक्षण कर पाता है, यानी कि बच्चा यहाँ पर समझ जाता है कि जो चीज़ जितनी मात्रा में रहेगी वो उतनी ही रहेगी, चाहे हम इसको किसी बड़े बीकर में डाल दें या फिर किसी छोटे बीकर में डाल दें या फिर ड्रम में डाल दें। अगर 1 गिलास पानी है तो वो 1 गिलास पानी ही रहेगा, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर चीज़ों को कर लेता है, यानी कि संरक्षण कर लेता है। रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान हो जाता है, उसको समझ में आता है कि बर्फ जो है पानी भी बन सकता है और पानी बर्फ भी बन सकता है, ठीक है। वस्तुओं को सजाना, यानी कि बढ़ते और घटते क्रम में बच्चा सिक्वेंस में चीज़ों को लगा लेता है, ठीक है। यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो 7 से लेकर के 11 साल तक का बच्चा होता है वो कर पाता है। ये डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो बच्चा होता है उसके अंदर विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है। बाकी 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये क्लासिफिकेशन बच्चा कर लेता है, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण कर लेता है, बाकी चीज़ों को सीक्वेंस में यानी कि बढ़ते और घटते क्रम में लगा भी पाता है, ठीक है। आगे देखते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जीन पैजे की लास्ट वाली अवस्था, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 15 साल तक का होता है, कभी कभी 11 से लेकर के 18 साल तक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, बच्चा जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, यानी जो चीज़ें बच्चे के सामने उपस्थित नहीं होती है उसके बारे में बच्चा यहाँ पर थिंकिंग कर पाता है, कॉन्सेप्ट को समझता है, ठीक है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करता है, यानी कि परिकल्पनात्मक निम्नात्मक तर्क यहाँ पर बच्चा करता है, ठीक है। निम्नात्मक चिंतन करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जितनी भी चीज़ें बताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी जीन पैजे की कंप्लीट थ्योरी जो कि आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लॉरेंस कोहल वर्ग के, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद में 1-2 चीज़ें आपकी और रह जाएंगी, फिर पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड हम लोग करेंगे, फिर कंप्लीट आपकी ये क्लास खत्म हो जाएगी। बाकी कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें लॉरेंस कोहल वर्ग की, तो उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने
जो अपने प्रयोग किए थे उसमें किसके सैंपल लिए थे, तो इन्होंने सिर्फ पुरुषों के ही सैंपल लिए थे। ठीक है, इसलिए इस सिद्धांत की क्या हुई थी, आलोचना की गई थी। और किसने की थी, इनकी ये शिष्या कैरोल ग्रीगन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, और इनकी जो थ्योरी थी वो क्या थी, फेमिनिस्टिक प्रोस्पेक्टिव, यानी कि नारीवादी नैतिकता को ध्यान में नहीं रखती है, इसीलिए इनकी थ्योरी की आलोचना की गई थी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मेल के ही सिंपल लिए थे, फीमेल को इन्होंने मतलब इन्होंने प्रयोग किया था उसमें शामिल ही नहीं किया था। इसलिए जो इनकी थ्योरी है वो क्या है, जेंडर बायस थ्योरी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी कुछ और भी इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जिसको कि हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ इन्होंने बात की नैतिक तर्क की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नैतिक तर्क क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर एग्जाम देने जा रहे हैं, भगवान न करे कभी ऐसा कुछ हो। ठीक है, और वहाँ पर क्या हो गया, आपका एग्जाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर आपके किसी दोस्त का या फिर आपके किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो उसकी जान बचाना भी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर आपके सामने क्या हो जाएगी, नैतिक दुविधा क्रिएट हो जाएगी कि मैं जान बचाऊँ उनकी या फिर मैं अपना एग्जाम दूँ। ठीक है, तो ये जो मोरल डिलेमा है, यानी कि जो नैतिक दुविधा है, इसमें जो आप तर्क का यूज करेंगे, है ना, वही क्या होती है, आपका नैतिक तर्क होता है कि आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, आपका मोरल रीजनिंग कहलाता है, यानी कि नैतिक तर्क कहलाता है। ठीक है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से इंस्पायर था, यानी कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और उन्हीं से प्रभावित होकर के लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत बताया। बट इनकी जो थ्योरी है वो जीन पियाजे की थ्योरी से अलग थी। ठीक है, उनकी कॉपी इन्होंने नहीं की थी, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इनकी अवस्थाएं देखते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए थे और 6 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, तो पहला इनका लेवल क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, जिसमें जो बच्चा होता है वो 4 से लेकर के 10 साल तक का होता है। इसमें 2 चरण यानी कि 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या होती है, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। ठीक है, इसमें देखिए जो बच्चा होता है वो डर की वजह से नैतिकता दिखाता है। अब जो 4 से लेकर के 10 साल तक का बच्चा होता है उसके अंदर नैतिकता होती नहीं है। ठीक है, सिर्फ वो डर की वजह से नैतिकता को प्रदर्शित करता है। जैसे कि मान लीजिए कभी घर में मेहमान वगैरह आते हैं तो उनके सामने हम लोग जो प्लेट में खाने की चीज़ें रखते हैं उसको जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत ही खाने जाते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वहाँ पर डांट देते हैं कि अगर तुमने मेहमान के खाने से पहले उस चीज़ को टच भी किया तो बहुत पिटाई करेंगे। तो बच्चे के अंदर नैतिकता होती नहीं है, सिर्फ वो डर की वजह से नैतिकता दिखाता है। या फिर बड़ों को प्रणाम वगैरह नमस्ते वगैरह करना है तो कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को डांटते हैं या फिर कहते हैं कि मतलब प्रणाम करो, नमस्ते करें। ठीक है, तो बच्चे के अंदर जन्म से नैतिकता नहीं होती है, हम ही उसको सिखाते हैं नैतिकता। ठीक है, जो उसके बच्चे के पेरेंट्स होते हैं या फिर बच्चों के जो घर वाले होते हैं। तो यहाँ पर जब बच्चा डर की वजह से नैतिकता दिखाए तो वो लॉरेंस कोहलबर्ग की पहली वाली स्टेज में होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने दूसरी अवस्था बताई। पहले लेवल में जो दूसरी अवस्था बताई वो क्या है, टिक फॉर टैक, यानी कि व्यक्तिवाद उपकरण और विनिमय नैतिक अभिविन्यास में जो बच्चा होता है उसका क्या होता है कि जिस तरीके की नैतिकता, जिस तरीके का व्यवहार आप मेरे साथ प्रदर्शित करेंगे उसी तरीके का व्यवहार मैं आपके साथ भी प्रदर्शित करूंगा। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर करके ऐसा करते हैं। ठीक है, कि अगर तुमने मेरा टिफ़िन खा लिया तो तुम्हें मुझे अपनी कलम शेयर करनी पड़ेगी, फिर तुम्हें भी अगले दिन मुझे अपनी टिफ़िन शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, बड़ों के अंदर भी ये चीज़ होती है कभी कभी, है ना, कि अगर पड़ोसी ने मेरे घर के सामने कूड़ा लगाया तो मैं अपना कूड़ा उसके घर के सामने लगाऊंगा। यानी जैसा व्यवहार वो मेरे सामने प्रदर्शित करेगा वैसा सेम व्यवहार भी मैं उसके सामने ही प्रदर्शित करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपने एक और चीज़ देखा होगा, कभी लोग डीपी वगैरह में लगा देते हैं, माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी, यानी कि जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरा व्यवहार है वो डिपेंड करेगा कि आप मुझे कैसे ट्रीट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही वाला जो स्टेज होता है, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग का जो दूसरा वाला स्टेज होता है, इसमें व्यक्ति इस तरीके की चीज़ें प्रदर्शित करता है। जो इनका दूसरा वाला लेवल है, लेवल अलग होता है, स्टेज अलग है। ठीक है, लेवल के अंदर आपकी स्टेज आती है। तो दूसरा लेवल क्या है, कन्वेंशनल लेवल। इसमें बच्चा 10 से लेकर के 13 साल तक का होता है। ठीक है, इसमें भी 2 चरण है। एक तो होता है आपका गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है, हॉनेस्टी, यानी कि जो नैतिकता होता है वो इसलिए प्रदर्शित करता है ताकि दूसरे उसको अच्छा समझे। ठीक है, अच्छा कहें, अरे मेरा प्यारा बेटा, मेरा अच्छा बेटा, तुमने तो क्लास में टॉप कर दिया, या फिर तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो बच्चा इसलिए खुद को अच्छा साबित करने के लिए नैतिकता को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो उनकी 4th वाली स्टेज है, इसमें क्या होता है, कानून और व्यवस्था विन्यास, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था। इसमें जो बच्चा होता है वो क्या कहता है कि हम समाज के नियम को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, जो समाज ने जो नियम बना दिए वो बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल सही है ना। तो इसमें जो बच्चा होता है वो कानून जो समाज के द्वारा नियम बनाए गए उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो ट्रैफिक होती है उसमें अगर रेड लाइट जल रही है तो उधर नहीं जाना है, तो जो बच्चा है वो क्या कहेगा, किसी की जान भी चली जाए बट अगर रेड लाइट जल रही है तो जाना नहीं है, रेड लाइट जो नियम है उसको तोड़ना नहीं है। तो नियमों को बच्चा यहाँ पर बिल्कुल फिक्स्ड मानता है। ठीक है,
बाकी इनके जो तीसरा वाला लेवल है उत्तर पारंपरिक लेवल यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसमें 13 साल से ज़्यादा के बच्चे आ जाते हैं। इसमें भी 2 चैप्टर होते हैं, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। इसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई भी ऐसा नियम है जो कि समाज के द्वारा बनाया गया है और उससे दूसरों को हेल्प नहीं मिल रही है, फिर समाज के नियम तोड़ने से किसी को हेल्प मिल जा रही है, तो हमें वो नियम तोड़ देने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके की धारणा बच्चा रखता है। ठीक है, इसके लास्ट वाली अवस्था है, उसका नाम क्या है, सैद्धांतिक अंतः चेतना यानी कि सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास। इसमें जो व्यक्ति होता है वो नियमों को मतलब मानता नहीं, अगर कोई भी नियम समाज के लिए खराब है, गलत है, ठीक है, तो उसका पालन नहीं करेगा। ये लोग खुद के नियम बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ तक बहुत ही कम ही लोग पहुँच पाते हैं जो समाज की भलाई के लिए यानी कि सबसे हटकर कुछ अलग सोचें, है ना, पूरा का पूरा नियम ही चेंज कर दे, पूरी की पूरी लड़ाई लड़े, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, है ना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनकी जो क्रिटिसिज्म हुई, कुछ आलोचनाएं भी इनकी हुई। पहली आलोचना तो मैंने आप लोगों को बताई थी जो कैरल ग्रिगन के द्वारा की गई थी कि इनकी जो थ्योरी थी वो जेंडर बायस थ्योरी थी। ठीक है, और इनकी आलोचना की गई थी कि सभी संस्कृतियों पर जो इनका सिद्धांत है वो लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो इनका सिद्धांत हो सकता है कि अलग अलग जो कंट्री है वहाँ पर जो नैतिकता वो अलग अलग हो, अलग अलग संस्कृतियों में जो नैतिकता वो अलग अलग हो, है ना। तो सभी संस्कृतियों पर जो इनकी थ्योरी है वो लागू नहीं हुई। इसके साथ साथ जो इन्होंने सिचुएशन दी थी बच्चों को वो क्या थी, परिकल्पनात्मक स्थितियाँ थी। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने आपसे पूछा कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो आप उसकी जान बचाओगे या फिर अपना एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी आप कह दें कि मैं किसी की जान बचाऊंगा, मेरे लिए जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट जब आपके सामने रियलिटी में वो सिचुएशन आए तो आप जो है अपने एग्ज़ाम पे फोकस करके अरे यार मैंने बहुत तैयारी की है, बहुत मेहनत की है, मेरा एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें साइड में हो। ठीक है, तो रियलिटी कुछ अलग हो सकती है, जो आप बता रहे हैं वो अलग हो सकता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, है ना, कहते हैं हम कुछ और है, करते कुछ और है ना। तो यहाँ पर जो इन्होंने सिचुएशन ली थी वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, यानी कि परिकल्पनात्मक परिस्थितियाँ थी। इसके साथ साथ जो इनकी थ्योरी थी वो जेंडर बायस थ्योरी थी। तो ये इनकी आलोचना थी। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम नॉम चॉम्स्की की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या बताया। सबसे पहले तो ये अमेरिका के रहने वाले थे, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पर था तो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि बच्चे जो है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या होती है, इनेट एबिलिटी होती है भाषा को एक्वायर करने की, अर्जित करने की। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा माइंड होता है, उसमें एक डिवाइस होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने किसकी बात की थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात की थी कि हम दुनिया में किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं जो हमारे अंदर डिवाइस होता है उसके थ्रू। और ये जो डिवाइस ऐसा नहीं कि सचमुच पाया जाता है ना, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, कल्पनाओं में है ना। इसके बारे में बताया था नॉम चॉम्स्की ने, ध्यान रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा मस्तिष्क है इसमें क्या होता है, आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है, ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने किसकी बात की, यूनिवर्सल ग्रामर की बात की, सार्वभौमिक व्याकरण की बात की। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो आपका इंग्लिश होता है उसमें भी क्या होता है, आपका नाउन होता है। ठीक है, हिंदी में भी क्या होता है, आपका संज्ञा होता है। तो जो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, सभी ग्रामर जो होती है, जो आपका व्याकरण होता है, वो लगभग सेम ही होती है। ये बात कहते हैं आपके नॉम चॉम्स्की। ठीक है, सिर्फ इतनी ही बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो नॉम चॉम्स्की इन्होंने किसकी बात की थी, तो इन्होंने इनेट एबिलिटी की बात की, जन्मजात क्षमता होती है हमारे अंदर लैंग्वेज को एक्वायर करने की। इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया, भाषा अधिग्रहण यंत्र दिया, और इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की, सार्वभौमिक व्याकरण की बात की। ठीक है, बाकी अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें तो इन्होंने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी, यानी कि त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत दिया। ठीक है, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, ये सिर्फ आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात की है। ठीक है, सिर्फ इतना ही। और जो BF स्किनर है इन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की है, इन्होंने अनुकरण की बात की है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इन्होंने किसकी बात की है, रीइंफोर्समेंट की बात की है। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया की बात की, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपके एग्जाम में नहीं आता है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रगतिशील शिक्षा की, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है, इसमें बच्चा कुछ गतिविधि करके सीखे, जिसके बारे में बात किसने की थी, जॉन ड्यूई ने बात की थी। ठीक है, बाकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होती है, इसमें देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है। ठीक है, यानी कि जो सिस्टम होता है वो बच्चे के लिए बना होता है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना होता है। एजुकेशन क्या है, बच्चे के लिए बनी है। ठीक है, तो बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग ही उसको चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में जो बच्चे होते हैं उसका संवागणीय विकास होता है, यानी कि सभी बच्चों होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है आपकी प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है,
और प्रगतिशील शिक्षा किसकी बात करती है, लर्निंग बाय डूइंग की बात करती है, यानी बच्चा कुछ एक्टिविटी करके सीखे। ठीक है, इसके साथ साथ जो बच्चा है वो क्या करे, सहयोग से सीखे, यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग करे, चर्चा करे, संवाद करे, डिबेट करे। ठीक है, इसकी बात करती है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। बाकी असेसमेंट और इवैल्यूएशन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। असेसमेंट का मतलब क्या हो गया, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आकलन कहलाती है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जैसे कि मान लीजिए आपने बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाई, ठीक है, उसी के दौरान जो चीज़ें आपने बच्चों को पढ़ाई या फिर कोई चैप्टर आपने बच्चों को पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए, तो आपका क्या हो गया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चे का असेसमेंट हो गया, बच्चे का आकलन हो गया। ठीक है, यानी कि जितना आपने बच्चों को पढ़ाया, जितना बताया, उसको समझ में आया या फिर नहीं आया, आप उसका तुरंत वहीं पर आकलन कर लीजिए। ठीक है, ये भी क्या होता है आपका, दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका रचनात्मक आकलन, ठीक है, और एक होता है आपका योगात्मक आकलन। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, पढ़ाने के दौरान, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी जो योगात्मक आकलन होता है ये क्या होता है, साल के अंत में किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जो बच्चे का मूल्यांकन होता है, किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करने, उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए जो मूल्यांकन होता है वो बच्चे का क्यों किया जाता है, ताकि हमें पता चले बच्चा कितना सीख पाया, उसके सीखने में कहाँ पर कमी रह गई। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों की जो नॉलेज मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है, बच्चे के इवैल्यूएशन से। और ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये किसकी बात करती है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करती है। ठीक है, बाकी कॉग्निशन और इमोशन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए, जो कॉग्निशन और इमोशंस होता है, यानी जो संज्ञान और संवेग होता है, ये क्या होता है, आपस में इंटर रिलेटेड होता है, अंतर संबंधित होता है। ठीक है, बट अगर आपको क्वेश्चन में जो जिजोंग लिखते तो वहाँ पर आपका जो कॉग्निशन और इमोशंस होगा वो इंटर रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक जो कि कहते हैं जो संज्ञान और संवेग होता है वो आपस में संबंधित नहीं होता है। बाकी अगर जिजोंग का नाम नहीं लिखा हो, कोई भी क्वेश्चन देते अगर उसमें पूछे कॉग्निशन और इमोशंस के बारे में, तो क्या होता है, आपस में संबंधित होता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, संज्ञान और संवेग आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, है ना। बाकी मोटिवेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे कि अगर कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। जैसे जब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को करते हैं तो आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, है ना। जब आपके किसी कार्य को करने का रीज़न होता है जो बाहर होता है तो आपका क्या होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, यदि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित किया जाता है, जैसे कि आपको पुरस्कार देने को हम कह दें, ठीक है, फिर आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एक्सटर्नल रूप से अभिप्रेरित है, यानी कि बाहरी रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, जैसे ही बच्चे को सरकारी अध्यापक बनने के लिए उसे पुरस्कार देना, दंड देना, प्रशंसा करना, उसकी लालच देना, तो वहाँ पर क्या होंगे, आप एक्सटर्नल रूप से मोटिवेटेड होंगे, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डायग्नोस्टिक रीजनिंग क्या होता है, निदान का अर्थ होता है कारण जानना, यानी इसमें बच्चों की असफलता, कमियां, कठिनाइयों का पता लगाता है, बच्चे के सीखने में कहाँ पर कमी रह गई। जब इसका पता लगा जाए तो आपका क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण। जैसे कि मान लीजिए जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, आपका चेकअप करता है कि अच्छा आपकी तबीयत क्यों खराब हुई, ठीक है, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो क्या करता है वो निदान करता है, सबसे पहले कारण का पता लगाता है, उसके बाद में उपचार करता है। उसी तरह जो बच्चा है, सबसे पहले आप उसके पीछे का रीज़न पता लगे कि बच्चा क्यों चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है, क्यों समझ नहीं पा रहा है, उसको सीखने में कहाँ पर कमी है। सबसे पहले आप निदान करेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, बच्चे का उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो अपनी टीचिंग प्रक्रिया उसको तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उपचारात्मक शिक्षण बच्चे की कमियों का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण कराना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जैसे कि मान लीजिए जब टीचर जो डॉक्टर है उसने जांच कर ली तो फिर वो क्या करता है, उपचार करता है। तो इसी तरह एज ए टीचर के रूप में पहले आपको कमियों के बारे में पता लगाना है, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग बच्चे को जो उपचारात्मक शिक्षण देना है। बाकी थिंकिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। अभी सारे में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो क्लोज इंडेड वाले थिंकिंग करता है, मतलब कि जो उसकी थिंकिंग होती है वो आकर के एक ही बिंदु पर रुक जाती है। ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हैं इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप एक ही आंसर बता पाएंगे दिल्ली। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कैसा हो गया, क्लोज एंडेड वाला क्वेश्चन हो गया। ये क्या होता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो ओपन एंडेड थिंकिंग कर पाता है ना। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, इसमें समस्याओं को कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है, जैसे दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करना आदि। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली की विशेषता क्या है, हमारे गांव या फिर शहर में पानी बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो इसमें आप अलग अलग आंसर बताएंगे। ठीक है, यानी कि ओपन एंडेड वाले जो है समाधान आप यहाँ पर बताएंगे। जो बच्चे के विचार होते हैं वो क्या होते हैं, खुले सिरे वाले होते हैं। तो आपको यहाँ पर ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। बाकी हम देख लेते हैं कि जो हम यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में, तो ये क्या क्या कहती है कि बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चा जो है किसी चीज़ को रिपीट ना करे, दोहराव यानी कि अभ्यास करके ना चीज़ों को सीखे, है ना। तो नकल पद्धति को बढ़ा देने की बात नहीं करती है। बच्चा क्या करे, आनंद और संतोष के लिए चीज़ों को सीखे। ठीक है, डर या फिर अनुशासन की वजह से किसी चीज़ को ना सीखे, है ना। जो बच्चे कि मातृभाषा जो मदर टंग है उसको भी महत्व दिया जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सिंपल सा है। ठीक है, और बच्चों को चीज़ें पढ़ानी कैसे चाहिए, मूर्त से अमूर्त की तरफ पढ़ानी चाहिए। ठीक है, बाकी सजा और पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए, यानी कि सजा और पुरस्कार ना दिया जाए बच्चों को। ठीक है, ये बात कहती है आपकी NEP 2020। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। जो किताबें होनी चाहिए बिल्कुल पतली पतली होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो बच्चे का बैग है उसमें जो किताबें होती है, ऐसा नहीं कि बच्चे के वजन से ज़्यादा उन्हीं का भार हो, है ना। तो बच्चे की जो बुक होती हैं वो बहुत ही पतली होनी चाहिए। ठीक है, संसाधन के रूप में उनका यूज करना चाहिए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर देख लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड करेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। जो NEP है वो किस पर जोर देती है, यहाँ पर ये जो 5 पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करके सीखने पर, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग की बात करती है। बच्चा निरीक्षण विधि करके सीखे, यानी कि खुद खोज करे। परीक्षण विधि करके सीखे, सामूहिक समूह में चीज़ों को सीखे, मिश्रित विधि से सीखे। ठीक है, यानी कि कई प्रकार के जो टीचिंग मेथड होते हैं उसका यूज करके बच्चों को सिखाया जाए। तो ये 5 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें आपको एक बार यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके देख लेनी है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होंगी। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग साथ में पहले ही डिस्कस कर रखी है। अभी ये सिर्फ आपका एक रिवीजन के तौर पर ये वीडियो आपकी बनाई जा रही है। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर जो NEP है वो किसकी बात करती है, मानकीकरण से लचीलेपन की बात करती है। यानी कि मानकीकरण मूल्यांकन की बात नहीं करती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है, लचीलेपन की बात करती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने की बात करती है, इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर देने की बात करती है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करके, समाहित करके एजुकेशन देना। ठीक है, बाकी कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियाँ आपकी होती है, जैसे जो श्रव्य सहायक सामग्री होती है जो कि सुनने में हेल्प करती है, जैसे कि टेप रिकॉर्डर हो गया, आपका ग्रामोफोन हो गया, चलचित्र हो गया, लिंगवा फोन हो गया। ठीक है, बाकी आपका कुछ दृश्य सामग्री होती है जिसको बच्चा देख करके सीखता है। ठीक है, जैसे कि ब्रेल लिपि आपकी हो गई, ग्लोब हो गया, चित्र हो गया, रेखा चित्र हो गया, कार्टून हो गया, मॉडल हो गया, पोस्टर हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि दृश्य और श्रव्य, यानी कि जिसको बच्चा देख भी सकता है और सुन भी सकता है, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, है ना। इनको आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, है ना। बाकी एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में अभी बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद में लास्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उपलब्धि लक्ष्य उन्मुखीकरण यानी कि मास्टरी ओरिएंटेशन की बात हो रही है। देखिए, जो मास्टरी ओरिएंटेशन वाला बच्चा होता है इसका जो ध्यान होता है सिर्फ सीखने पर होता है। ठीक है, यानी जो बच्चा होगा उसका फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो पास होगा या फिर फेल होगा, उसका ध्यान किस पे होगा, स्किल्स पे होगा। यानी बच्चे का ध्यान यहाँ पर सीखने पर होता है। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो आंतरिक रूप से विपरीत होता है। ठीक है, तो 2 से 3 पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो मास्टरी ओरिएंटेशन वाला बच्चा होगा ये इसका जो ध्यान होगा वो सीखने पर होगा। दूसरी चीज़ का यहाँ पर जो बच्चा होगा वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो फेलियर अवॉइडेंस वाला बच्चा होगा यानी कि विफलता परिहार उन्मुख, इसको सिर्फ यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं उनको लगता है कि मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली फिर भी मुझे डर है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ। ठीक है, फेल ना हो जाऊँ। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो डर की वजह से किसी चीज़ को सीखता है। तो इसका जो रीज़न होता है बाहर होता है। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो बाहरी रूप से भी प्रेरित होता है और यहाँ पर इसका जो ध्यान होता है सिर्फ फेलियर पर होता है, यानी कि फेल होने से बचने के लिए ही चीज़ों को सीखता है। ठीक है,
लास्ट वाला क्या है आपका, प्रदर्शन, दृष्टिकोण, अभिविन्यास, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रोच। इसमें देखिए बच्चा जो होता है या फिर जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, दूसरों को दिखाने के लिए, ठीक है, कुछ अच्छा करता है। जैसे कि एग्जाम में अच्छा नंबर क्यों स्कोर करना है, ताकि मेरे पेरेंट्स खुश हो, या फिर मुझे कोई इनाम दिया जाए, या फिर मेरे दोस्त खुश हों, ठीक है, पड़ोसी, मतलब पड़ोसी क्या ही खुश होंगे, ठीक है। तो दूसरों को दिखाने के लिए जब बच्चा कोई चीज़ सीखता है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस अप्रोच होता है। तो ये 3 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। सिर्फ एक ही में बच्चा क्या होता है, आंतरिक रूप से विपरीत होता है, बाकी जो आपके 2 होते हैं उसमें जो बच्चा होता है वो बाहरी रूप से विपरीत होता है, ठीक है। मास्टर वाले में सिर्फ बच्चा आंतरिक रूप से विपरीत होता है, इसमें जो ध्यान होता है बच्चे का वो सीखने पर होता है। और इन दोनों में क्या होता है, इसमें तो बच्चा सिर्फ फेल होने से बचने के लिए चीज़ों को सीखता है, इसका नाम ही है विफलता परिहार उन्मुखी, ठीक है। और इसमें जो बच्चा होता है वो प्रदर्शन यानी कि दिखावे पर फोकस होता है कि दूसरे मुझे अच्छा कहें, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टैग वर्ड की, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं टैग वर्ड की। सबसे पहले हम निगेटिव टैग वर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दिया है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको कि आप टैग वर्ड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। ये आपकी रिविजन वीडियो थी, तो इसमें भी मैं आप लोगों को जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे उनको अच्छी तरीके से समझा दिया, बता दिया। बाकी एक की पॉइंट की भी आपकी एक वीडियो आएगी और एक आपकी कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो आएगी, ठीक है। सिर्फ 2 क्लास जरूर देख लीजिएगा। बाकी ये जो क्लास है ये रिवीजन के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कम टाइम में मैंने ज़्यादा चीज़ें कवर करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पर देखिए निगेटिव टैग वर्ड की अगर हम बात करें तो जब भी आपको ऑप्शन में केवल, मात्र, सिर्फ, ठीक है, ये सारे वर्ड देखने को मिल जाए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। या फिर रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सारे वर्ड देखने को मिल जाए तो भी वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। सजा, समस्या, बोध, हतोत्साहित, ये सारे अगर आपको ऑप्शन में कहीं पर भी वर्ड देखने को मिल जाए तो वो ऑप्शन आपके पहले ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, है ना, ये सारे के सारे वर्ड आपके निगेटिव टैग वर्ड हैं। खाली स्लेट, कोरी पटिया, है ना, सभी के सभी वर्ड क्या आपके निगेटिव टैग वर्ड है। लैंगिक असमानता, ठीक है, ये जितने भी वर्ड यहाँ पर दे रखे हैं इनमें से कोई भी वर्ड देखने को अगर आपको मिल जाए तो वो ऑप्शन आप देखते ही कट कर दीजिएगा, ठीक है। बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये कहा जाए कि बच्चे के विचार को महत्व न दिया जाए, या फिर बच्चे की मातृभाषा को महत्व न दिया जाए, बच्चे की त्रुटियों को महत्व न दिया जाए, तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। निष्क्रिय वर्ड आपके एग्जाम में लेके क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, यानी कहा जाए कि बच्चा निष्क्रिय होकर चीज़ों को सीख रहा है ना, ठीक है। रोजगार, व्यवसायिक, उच्च, रोड की शिक्षा, तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड क्या है आपके एग्जाम के लिए निगेटिव टैग वर्ड है। व्याख्यान, व्याख्यान परिभाषा, ठीक है, मानकीकृत, वेधन अभ्यास, कलन विधि, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें शेयर कर दूंगी। बाकी पॉजिटिव वर्ड क्या होते हैं, समग्र विकास की बात की जाए, या फिर करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाए, हस्तपरक अनुभव यानी कि बच्चा कुछ करके चीज़ों को सीख रहा है, कुछ एक्टिविटी के थ्रू सीख रहा है, तो आपके सक्रिय वर्ड हो जाएंगे। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। बाल केंद्र शिक्षा की बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका 100% सही होगा, है ना। बच्चा जहाँ पर क्यूरियोसिटी के थ्रू सीख रहा है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीख रहा है, तो वो भी ऑप्शन आपका सही होगा। व्यवहारिक कच्छलता, ठीक है, ये भी आपका सही होगा। वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, ठीक है, जो आपके एनईपी और एनसीएफ वो क्या कहते हैं कि बच्चों को दैनिक जीवन से, रियल लाइफ से रिलेट करके चीज़ें बताई जाएँ, पढ़ाई जाएँ, तो वो भी आपका सही होगा ऑप्शन, ठीक है। लोकतांत्रिक क्लासरूम की बात करती है आपकी एनईपी और एनसीएफ, तो जब भी लोकतांत्रिक क्लासरूम की बात की जाए तो वो भी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। समावेशी कक्षा शिक्षा क्या होती है आपकी, जहाँ पर कि सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करके एजुकेशन दी जाती है, चाहे बच्चा किसी भी कैटेगरी से आता है, दृष्टिबाधित है, श्रवणबाधित है ना, चलने फिरने में उसको दिक्कत है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ ही एजुकेशन देने की बात करती है कौन, समावेशी कक्षा कक्ष, ठीक है। और कैसे एजुकेशन दी जाती है, एज पर नीड एजुकेशन दी जाती है, यानी कि जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पर चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी समावेशी कक्षा कक्ष की बात की जाए तो ये कभी भी अलग थलग या फिर नामांकन या फिर लेबलिंग की बात ही नहीं करेगी, सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड, समाहित करके एजुकेशन देने की बात की जाएगी। तो ये क्या होता है आपके एग्जाम के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। दृश्य और श्रव्य सामग्री, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा चीज़ों को सुन नहीं पा रहा है बट देख करके सीख सकता है, कोई बच्चा चीज़ों को सुन नहीं पा रहा है बट देख करके सीख सकता है ना। तो यहाँ पर जो दृश्य और श्रव्य सामग्री होती है ये भी बच्चों को सीखने में हेल्प करती है, इससे बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो ये भी क्या होता है आपके एग्जाम के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। संसाधन, आपको क्लासरूम में अलग अलग संसाधनों का यूज करना है ना। कोई बच्चा हो सकता है देख करके सीख ले, बोल करके सीख ले, सुन करके सीख ले, है ना। तो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है।
विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, यानी कि आप ऐसा नहीं कि किसी एक ही लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी जो बच्चा है उसको दूसरे लैंग्वेज चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप अलग अलग संदर्भों में जो भाषा होती है उसका यूज करके बच्चों को बताइए, अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल यूज कीजिए, ठीक है। बाकी बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए, अवसर प्रोवाइड कीजिए, है ना। इसके साथ साथ बच्चे एक्टिव होकर चीज़ों को सीखे, बच्चे चीज़ों को समझ पाए, खोजबीन करके सीखे। जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं जब बच्चे को दिए जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर खुद चीज़ों का निर्माण करता है, खुद खोजता है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि जब बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में चीज़ों को सोचता है, करता है, तो आपका क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है, ठीक है। बाकी बच्चा क्या होना चाहिए, सेंसिटिव, यानी कि संवेदनशील होना चाहिए सीखने के लिए। रचनात्मक आकलन के बारे में मैंने बात की थी कि जब बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही जो आकलन किया था वो क्या होता है, रचनात्मक आकलन होता है। त्रुटियां जो होती हैं बच्चों को क्या करते हैं, सीखने में हेल्प करती हैं, है ना। त्रुटियां कभी भी गलत नहीं होती, जो बच्चे के मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, जो गलत अवधारणाएं होती है, बच्चों को सीखने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखनी है। मातृभाषा, बच्चों को मदर टंग से जोड़ करके चीज़ें पढ़ानी चाहिए, है ना, उसकी मातृभाषा में चीज़ें बतानी चाहिए बच्चों को। बहुभाषिकता, है ना, एक रिसोर्स, एक संसाधन की तरह काम करती है ना। बच्चों को डिबेट करानी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, संवाद कराना चाहिए। विवाद भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। विवाद भी क्या आपके एग्जाम के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड है। संवेग, ये सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड थे, नेगेटिव टैग वर्ड थे। सारी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर दी। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी आज की कंप्लीट क्लास। बाकी आपके कुछ क्वेश्चन रह गए, ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, जीन पैजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। मैं आपको बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो वयस्कों से किस तरीके से अलग सोचते हैं, गुण में, प्रकार में अलग सोचते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होती है, गुणात्मक रूप से। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह दिखाया था। तो मैंने बताया था किस तरह का दिखाया था, ज्ञानवर्धक और ज्ञान की रचना करने वाले, यानी कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में नहीं। मासूम और आश्रित, आपके एग्जाम के लिए निगेटिव टैग वर्ड है, केवल निगेटिव टैग वर्ड है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, जीन पैजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कौन सी अवस्था में बच्चे चीज़ों को सीक्वेंस में लगा पाते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपके एग्जाम में वही वाला क्वेश्चन बना था, संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता विकसित करते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें बताई थी। एक तो बताया था मैंने CCS यानी कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, कंजर्वेशन, संरक्षण और सीरिएशन। तो यहाँ पर क्रम वाला पूछा था कि किस स्टेज में बच्चा वस्तुओं को क्रम में लगा पाता है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में। ठीक है, और कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन आपसे यहाँ पर पूछ लिया, यानी कि संरक्षण और वर्गीकरण। तो ये भी किस अवस्था में कर पाता है, जब बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को पाठ प्रदान कर किस स्तर पर पहुंचने के लिए मदद कर रही है। अब देखिए, जो सोना है उसको जो टीचर वो क्या कर रही है, स्केप होल्डिंग दे रही है, पाठ प्रदान कर रही है। जो संकेत और इशारे दे रही है, इसका मतलब क्या हो गया, वो स्केप होल्डिंग दे रही है, यानी कि पाठ प्रदान कर रही है ना। तो ये किस स्तर पर पहुंचने में हेल्प कर रही है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास के क्षेत्र में पहुंचने में मदद कर रही है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्यक व नाटककार में किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। तो सिंपल सी बात है, नृत्यक और नाटककार में कौन सी बुद्धि होगी, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होगी। क्योंकि मैंने बताया था कि डांसर में कौन सी बुद्धि होती है, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी देखिए, पुरुष ताकतवर, निर्णय लेने वाले और घर के मुखिया होते हैं, जबकि महिला कमजोर, दब्बू, सहनशील होती हैं और केवल घरेलू काम ही कर सकती हैं। किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, जेंडर स्टीरियोटाइप का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप इजीली यहाँ पर कर पाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बना है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है। तो कौन सी आलोचना है, यहाँ नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि इनकी जो थ्योरी है वो सभी कल्चर के लिए मान्य नहीं है, साथ ही साथ इन्होंने जेंडर बायस थ्योरी दी है। ठीक है, यानी कि इन्होंने सिर्फ मेल के ही सिंपल को लिया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में डैश जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दी थी। तो मैंने बताया था जो लेव वाइगोस्की वो कौन से टूल की बात करते हैं, कौन से उपकरण की बात करते हैं, लैंग्वेज की। ठीक है, भाषा की। यहीं पर आपको समाज या फिर संस्कृति भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जीन पैजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को
एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। सेम क्वेश्चन बना हुआ है, तो बच्चा क्या कर पा रहा है, यहाँ पर संरक्षण नहीं कर पा रहा है। जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। वस्तु स्थायित्व तो आपका जन्म से 2 साल में आता है, तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है। जीववादी सोच ये आपका 2 से 7 साल में आता है, बट इसकी बात हुई नहीं है क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर जीन प्याजे का आपको सही चरण ही बताना है, तो आपको मैंने बताया था SPCF, ठीक है, सेंसरी मोटर्स, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सिंपल सा फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था आप लोगों को। नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहर नैतिक विकास की किस अवस्था में? तो सिंपल से आप लोग यहाँ पर बता पाएंगे कौन सी अवस्था में। सज्जा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी जो बच्चा होता है वो डर की वजह से नैतिकता को प्रदर्शित करता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञानी वाले समकक्षीय वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? मैंने बताया था MKO के बारे में। इसके बारे में किसने बात की? लेव वाइगोस्की ने। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछ लेता है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित? देखिए जो प्रकृति होता है, जो चीज़ें हमें नेचुरली रूप से मिली हुई है, उसका संबंध किससे होता है? आनुवंशिकता से। और जो पोषण होता है, यानी जो चीज़ें हमें नेचुरल रूप से मिली हुई है उसकी हम देखभाल कहाँ करते हैं, पोषण कहाँ करते हैं? अपने इन्वायरमेंट में। तो पोषण का संबंध किससे होता है? आपके वातावरण से। तो आनुवंशिकता एवं वातावरण यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ठीक है, अब देखिए जो लेव वाइगोस्की हैं, इनका जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इन्होंने समाज और संस्कृति की बात की, ठीक है, बट इन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर की बात ही नहीं की, यानी कि आनुवंशिकता की बात ही नहीं की, ठीक है। तो इसलिए इनके सिद्धांत की क्या हुई, आलोचना हुई, क्रिटिसिज्म हुई। तो इन्होंने किसकी उपेक्षा की है? जैविक फैक्टर की, यानी कि इन्होंने आनुवंशिकता को ध्यान में ही नहीं रखा। बाकी ये संस्कृति को ध्यान रखते हैं, भाषा की भी ध्यान रखते हैं, ठीक है, समाज को भी ध्यान रखते हैं। इनकी थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो किस लिए इनके सिद्धांत की उपेक्षा की गई, आलोचना की गई? क्योंकि उन्होंने जैविक फैक्टर को इग्नोर कर दिया, बायोलॉजिकल फैक्टर को इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट में कमेंट करके बताना है। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होगा? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने आप लोग को बता भी रखा है। ऑप्शन क्या दे रखा है आपका? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रियगामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। अगर फ्रेंड्स ये थी आपकी CTP की आज की कंप्लीट वीडियो। कम टाइम में मैंने यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ अगर आपने लास्ट तक कंप्लीट वीडियो देखी है तो आप सच में एक मेहनती छात्र हैं। आप सभी के लिए एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ। देखिए जो की पॉइंट वाले नोट्स है ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ। लगभग एक सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर 7 से 8 पेज के नोट्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वहाँ से आपको अपने एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार अगर आप इस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये नोट्स किसको मैं प्रोवाइड करूँगी? सबसे पहले तो जो लोग नोट्स को परचेज किए हैं, ठीक है, उनको ये नोट्स सबसे पहले प्रोवाइड करूँगी। इसके साथ साथ जिन्होंने ये कंप्लीट वीडियो देखी, क्योंकि जो लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे उन्हीं को पता चलेगा कि लास्ट में की पॉइंट वाले नोट्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको जो ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7706974820, ठीक है। ये नोट्स बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं कि कोई इसके लिए आपको पेमेंट वगैरह करनी है। ये नोट्स जो लोग पहले से नोट्स परचेज किए हैं CTP के, उनको ये नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ जिन्होंने कंप्लीट वीडियो देखी, क्योंकि सच में आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी मतलब मेहनत करके जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है आप उसको देख रहे हैं, है ना, तो आपके लिए नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेज के आपके नोट्स है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स रहेंगे माइंड मैप की तरफ, जिसको कि आपको अपने एग्जाम में एक बार देख करके जाना है और आपको अपने एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। अभी आपके CTP के नोट्स मिल जाएंगे आपको, और हिंदी के, इसके साथ साथ आपको मैथ्स पेडागोजी के, इंग्लिश पेडागोजी के मिल जाएंगे, और साइंस पेडागोजी के, ठीक है। साइंस कंटेंट के भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, है ना। ये सारे ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।